नमस्कार फ्रेंड्स। आपको जीएस 3, 4, 5 और 6 की बुकलेट और उस पर डिस्कशन उपलब्ध कराया गया ताकि आपका फास्टर मोड में रिवीजन हो सके। जीएस 2 में कल मैंने आईआर के कुछ क्वेश्चन, कुछ गवर्नेंस के क्वेश्चन डिस्कस किए थे। इससे पहले 5 मिनट की सीरीज में भी हमने काफ़ी कुछ किया था। लेकिन ध्यान आया कि अग्नि परीक्षा के लिए हमने काफ़ी रिसर्च बेस्ड प्रश्न बनाए थे जीएस 2 में। तो अग्नि परीक्षा जो टेस्ट सीरीज थी उसमें लोगों ने इवैल्यूएशन वगैरह करा लिया। अभी उनसे माफ़ी मांगते हुए कि उनके हक का उनको असहज करते हुए उन प्रश्नों को आपके हित के लिए मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ यहाँ पर। तो जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है टॉपिक वाइज उनको उपलब्ध करवा दे रहा हूँ डिस्कशन के माध्यम से। और इसकी पीडीएफ ये हिंदी अंग्रेजी दोनों में ऊपर नीचे लिखा हुआ है। अलग अलग हिंदी अंग्रेजी फाइल कहाँ पे याद नहीं है। तो ये आपको टेलीग्राम चैनल पे भी और एप्लीकेशन पे भी उपलब्ध हो जाएगा। आप अगर पीडीएफ भी चाहिए होगा तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, मिल जाएगा वहाँ से। ठीक है, इसे देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 घंटे से भी कम समय में रिकॉर्ड किया है तो हो जाएगा। थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। अभी आपको आईआर पे कुछ प्रश्न महत्वपूर्ण बताए गए थे, उसमें कुछ गवर्नेंस और पॉलिटी भी थे। उसके बाद से ध्यान आया कि ठीक है, अभी लास्ट टाइम चल रहा है, आप रिवाइज नहीं कर पा रहे हैं, पैनिक कर रहे हैं, तो समय आपका बहुत बहुमूल्य है। तो कोई लंबी चौड़ी बात नहीं, कुछ नहीं। हमने अग्नि परीक्षा में बहुत रिसर्च करके प्रश्न बनाए थे, उससे लोगों को बहुत लाभ हुआ था। और अभी इवेल्युएशन वगैरह तो है नहीं, तो हमने सोचा उन प्रश्नों को जो बहुत महत्वपूर्ण है क्यों ना आपको डिस्कस करके उपलब्ध करा दिया जाए। मैं जानता हूँ इससे अग्नि परीक्षा के मित्रों को थोड़ी सी असहजता हो सकती है, लेकिन अंत में इवेल्युएशन और वो प्रक्रिया पढ़ने का उनको जो लाभ मिला वो अनपैरेलल है। तो उनसे माफ़ी सहित मैं इसका वीडियो डिस्कशन जीएस 2 का आपको उपलब्ध करा दे रहा हूँ। काफ़ी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं, इनको किसी न किसी रूप में आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप अपने आंसर में यूज़ कर सकते हैं। जो भी प्रश्न फ्रेम किए गए हैं इनको पीवाईक्यू को देखने के बाद ही, क्वेश्चन के पैटर्न को देखने के बाद ही फ्रेम किया गया है। तो ये समझ लो एक हिसाब से रेप्लिकेशन है और एक हिसाब से आपका वार्म अप मैच है रिजल्ट एग्जाम के पहले। आइए शुरू करते हैं। एक्सप्लेन द डिफरेंस इन पावर्स बिटवीन राज्यसभा एंड लोकसभा एंड हाईलाइट द स्पेसिफिक एरियाज वेयर राज्यसभा होल्ड्स डिस्टिंक्ट अथॉरिटी। ऑलरेडी पीवाईक्यू में उसने राज्यसभा के बारे में पूछा हुआ है, तो राज्यसभा लोकसभा में मैं अंतर पूछ लिया और पूछा कि राज्यसभा की शक्ति जो है कहाँ पर विशिष्ट है, कहाँ पर अलग अधिकार उसके, ये बताइए। बहुत लंबा डिस्कशन नहीं करेंगे, टू द पॉइंट बात करेंगे। और ये आपको पीडीएफ अभी आपको चैनल पर उपलब्ध करा दिया जाएगा ताकि आप फटाफट देख भी सकें। तो पहले बताइए कि संसद में 2 सदन है, 5 साल का कार्यकाल है लोकसभा का, राज्यसभा स्थायी सदन है और ये बाइकैमरल लेजिस्लेचर है। फिर लोकसभा राज्यसभा का इस तरीके से कोई मैप बना सकते हैं, ये तो एआई के थ्रू से मैप जनरेट किया गया है, बट आप ऐसे कुछ बना सकते हैं कि राज्यसभा और लोकसभा की अलग अलग शक्तियाँ क्या हैं, फीचर्स क्या हैं। ठीक है, क्योंकि सवाल ही पूछ रहा है कि शक्तियों में अंतर बताओ, तो शक्तियों में अंतर एक कोर पॉइंट है, इसका कोर डायमेंशन है, उसको आप ज़्यादा एड्रेस कीजिए। विशेषता लिखिए, लोकसभा और राज्यसभा डालिए। अगर ऐसे नहीं कर सकते हो तो पहले लोकसभा डालिए, स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, फिर उसके बाद में उसकी विशेषताएं लिख दीजिए, फिर राज्यसभा लिखिए, उसकी विशेषताएं लिख दीजिए, फिर अंतर लिख दीजिए। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। प्रकृति जो नेचर है, अंग्रेजी और हिंदी दोनों में आप देख सकते हो। लोकसभा का वो फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम है, यानी कि एफटीपीपी है, यानी जो ज़्यादा वोट पाएगा वो जीत जाएगा। ठीक है, जबकि राज्यसभा में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है, मतलब जिसको जितना विधानसभा में सीटें हैं राज्यसभा में भी उसी अनुपात में वो उसके सदस्य जाएंगे। ठीक, अब नेपाल वगैरह में जो उनका लोअर हाउस है वहाँ पे भी ऐसी ही प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक, भारत के लोग सीधे चुनाव करते हैं लोकसभा का, जबकि इसमें स्टेट और यूनियन टेरिटरी रिप्रेजेंटेशन करते हैं, चूंकि स्टेट का हाउस है। जो पावर्स हैं वो लोकसभा के पास धन विधेयक में बहुत ज़्यादा पावर है, राज्यसभा के बाद बहुत कम है। ठीक है, सिर्फ चर्चा कर सकते हैं। कंट्रोल जो है एग्जीक्यूटिव पर वो लोकसभा का है, राज्यसभा का डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है। नो कॉन्फिडेंस मोशन लोकसभा में ही आ सकता है, राज्यसभा अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकती, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी नहीं है उसके प्रति। तो सवाल प्रीलिम में पूछता है क्या केंद्र सरकार जो भी है एग्जीक्यूटिव जो है उसकी अकाउंटेबिलिटी संसद के प्रति है? नहीं, लोकसभा के प्रति। राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग ला सकते हैं, प्रस्ताव ला सकते हैं लोकसभा में। राज्यसभा में महाभियोग में इम्पीचमेंट में भाग तो ले सकते हैं, प्रस्ताव भी पारित करना होगा, लेकिन जो मूल प्रस्ताव है संभवतः लोकसभा में ही आ सकता है। ठीक है, ओके, लेकिन मोशन को पास करना ही होगा, ये उनके लिए मैंडेटरी। अमेंडमेंट की जहां तक बात है, राज्यसभा और लोकसभा का पावर कॉन्स्टिट्यूशनल में बराबर, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में बराबर का पावर है, बराबर की शक्ति। सदस्यों की अयोग्यता की बात की जाए तो मतलब दोनों में समान पावर है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ट्रीटीज एग्रीमेंट में भी मोर और लेस बराबर का पावर है, ऐसा कुछ अलग नहीं है। बाकी तो सब्सिडरी है, इतना कुछ खास नहीं। आपातकाल की बात की जाए तो सलाहकार की भूमिका खाली राज्यसभा की होती है,
लेकिन अगर घोषणा करना है तो रोक नहीं सकती, डिसअप्रूव नहीं कर सकती। ठीक है, बस इतना है। जहां राज्यसभा को विशिष्ट अधिकार है, ऐसे कुछ आर्टिकल 249 कि अगर राज्यसभा को लगता है तो राष्ट्रीय हित में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करेगी, जिससे वो किसी राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो राज्यसभा के सदस्य हैं वो राज्यों की ही विधानसभा से तो चुन के आते हैं, तो अपने ही इंटरेस्ट के खिलाफ क्यों काम करेंगे। तो 2/3 बहुमत से अगर वो प्रस्ताव पारित करेंगे मतलब स्टेट की मर्जी है, तो स्टेट की मर्जी तो स्टेट के लिए जो कानून बनाना चाहे बना दें। ठीक है, तो एक तो ये है। दूसरा आपको पता है ऑल इंडिया सर्विसेज। ऑल इंडिया सर्विसेज में क्या है कि अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करे तो किसी ऑल इंडिया सर्विस के गठन का प्रस्ताव ला सकती है, और इसका एक उदाहरण है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ठीक है, इतना काफ़ी है आई थिंक। ये तो पूरा लिख दिया है कि सबसे राज्यसभा का 360 डिग्री खत्म हो गया, बट इतना काफ़ी है। 4 पॉइंट लिखना होता है। ठीक, ये पीडीएफ शेयर कर देंगे। मोस्टली इसमें से जो कुछ आर्गूमेंट्स हैं वो इस आर्टिकल से लिए गए हैं, जो इंडियन एक्सप्रेस का ओपिनियन पेज है अपर हाउस के लिए। दूसरा सवाल है मित्रों, डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन अंडर आर्टिकल 142। अभी हाल फिलहाल में मैंने चर्चा किया था इस पे, आईआर के बुकलेट जब मैं डिस्कस कर रहा था वहाँ पे भी, कि अनुच्छेद 142 उच्चतम न्यायालय को पूर्ण न्याय की शक्ति प्रदान करता है। उसके लिए क्या संवैधानिक प्रावधान है ये बताइए, विभिन्न मामलों में इसका रिलेवेंस भी बताइए। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। मुझे लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की जो शक्तियाँ हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है आई थिंक आर्टिकल 13 और आर्टिकल 142 बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसका बाइंडिंग इफेक्ट होता है, बंधनकारी है। जस्टिस में फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि भाई कानून की किताब से ही उसी के आधार पर सिर्फ निर्णय नहीं करना है, ज्यूरिडिक्शन का विस्तार करता है। तो आर्टिकल 142 जो है वो एक कैसा पावर है, सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसा पावर है कि वो कोई भी ऑर्डर, कोई भी डायरेक्शन पास कर सकता है कंप्लीट जस्टिस इंश्योर करने के लिए। ये आप इंट्रो लिख दोगे, इंट्रो सीधे टू द पॉइंट होना चाहिए, आप कुछ भी घुमा के मत लिखे। कल एक कॉपी देख रहा था, आपको क्या आता है उससे मतलब नहीं है, जो पूछा है वो लिखने का। ठीक ठीक, आर्टिकल 142 में कंप्लीट जस्टिस का कॉन्सेप्ट है। दूसरा, ये उतना ही इफेक्टिव है जितना पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया कानून। विभिन्न मामलों में इसका रिलेवेंस क्या है, आपको पता होगा कि आईसी गोलकनाथ वर्सेस पंजाब का जो मामला था, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि आर्टिकल 142 के तहत जो पावर है बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है, दैट इज वेरी 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 कॉम्प्रिहेंसिव, बहुत वाइड है और इलास्टिक है, कहीं पे भी यूज हो सकता है ताकि जस्टिस इंश्योर किया जा सके। ठीक, उसके अलावा सप्लीमेंट्री नेचर में कई बार क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन शक्तियों की ये पूरक है जो विभिन्न कानूनों द्वारा न्यायालय को विशेष रूप से प्रदान की गई हैं। मतलब ये है कि कोई कानून है, उसकी जगह 142 लेना नहीं चाहता, लेकिन जहां जहां कानून में कमियां हैं उनको फिल करने के लिए आर्टिकल 142 का यूज किया जा सकता है, या फिर जहां पे कानून है ही नहीं वहां पे भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन इशू किया 142 के तहत, और राम मंदिर जजमेंट में कॉम्प्लीमेंट्री रोल निभाया इस आर्टिकल 142 में, जब कंप्लीट जस्टिस इंश्योर करने के लिए मुस्लिम पक्षी को 5 एकड़ या जो भी एकड़ जमीन दी गई। सीईसी के केस में कानून था ही नहीं इनके अपॉइंटमेंट को लेकर के, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक फ्रेश ऑर्डर पास किया कि इस तरह से इनका अपॉइंटमेंट किया जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। ठीक है, 2-3 पॉइंट बहुत है, ठीक, क्योंकि पूरा कॉम्प्रिहेंसिव आप पढ़ नहीं पाओगे, जो मैं बोल दे रहा हूँ उतना ही आप बुकलेट से देख लेना, डायरेक्शन डायमेंशन उसके। अगला सवाल है, जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, इज ऑल्सो कॉल्ड मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, डिस्कस द की अमेंडमेंट्स इंट्रोड्यूस्ड अंडर इट एंड देयर सिग्निफिकेंस। 42वां संविधान संशोधन जो है उसे लघु संविधान भी कहा जाता है, आपको पता ही, मैडम प्राइम मिनिस्टर ने किया था। इसके अंतर्गत पेश किए गए प्रमुख संशोधन और उनके महत्व पर चर्चा करें। प्रमुख संशोधन, तो पहले बताओ कि लघु संविधान क्यों है, बताओ भाई, ये बहुत बड़ा मेजर चेंज था, बिल्कुल पैराडाइम शिफ्ट था। फिर बताओ इसमें कौन कौन से की अमेंडमेंट लाए गए थे इसके द्वारा और उनका इंपॉर्टेंस क्या है। सबको पता है, जो 3-4 बातें थी जिसका बहुत इंपॉर्टेंस है, उन्हीं पे चर्चा करनी है। तो पहले बताओ 2 लाइन में कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नेशनल इमरजेंसी के दौरान लाया गया था, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट किए गए थे। कुछ की अमेंडमेंट है जैसे कि सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी शब्द को जोड़ना। ठीक, ओके, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण बदलाव था, पहला। दूसरा, जुडिशियल रिव्यू की पावर में कमी करने की कोशिश की गई, सेंट्रल गवर्नमेंट को मजबूत बनाने की कोशिश की गई। और कैसे मजबूत बनाया, जो समवर्ती सूची है जिसे कंकरेंट लिस्ट कहते हैं, उसके विषय को ज़्यादा बढ़ा दिया गया, स्टेट के विषय को कम किया गया। ठीक, अब कंकरेंट में ज़्यादा डालोगे तो स्टेट अपने आप कम हो जाएगा भाई। ठीक है, लोकसभा और स्टेट असेंबली जो है उनका टेन्योर बढ़ा दिया गया।
सोशलिज्म के मॉडल को भी विस्तारित किया गया। एनवायरनमेंट की कंजर्वेशन के लिए भी 48A जोड़ा गया, हालांकि ये तो अच्छा काम हुआ। एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्प्यूट सेटलमेंट के लिए ट्रिब्यूनल का गठन किया गया, और आपको पता है 323A 323B, ठीक है। बताओ पार्ट कौन सा है, कमेंट में बताना। कैट वगैरह इसी के माध्यम से आए हैं, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, ठीक। एग्जीक्यूटिव को और मजबूत किया गया, पॉपुलेशन कंट्रोल की कोशिश की गई। तो ये सब की जो प्रोविजंस थे जिनमें अमेंडमेंट किया गया। तो 42वें संविधान संशोधन एग्जीक्यूटिव को मजबूत करने का एक प्रयास था। इसने एक प्रोग्रेसिव डीपीएसपी जो ठंडे बस्ते में थी उसको काफ़ी एक्टिव बनाया, लेकिन डेमोक्रेटिक जो फ्रीडम थी उस पर कर्टेल भी उसको किया, जिससे बहुत आलोचना की गई। बाद में 44th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मोरारजी देसाई के समय में आया, उसने कुछ बैलेंस एस्टेब्लिश करने की कोशिश की ताकि डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर मजबूत बना रहे। आइए आगे देखते हैं। व्हाई डज इंडिया नीड अ यूनिफॉर्म सिविल कोड? इंडिया को यूनिफॉर्म सिविल कोड की क्यों जरूरत है? अब असम का आपने देखा है, अलग अलग राज्यों में चर्चा चल रही है, सेंट्रल लेवल पे भी चल रही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर अपने ऑब्जर्वेशन रेज किए, लॉ कमीशन की भी रिपोर्ट है। इस पर कमेंट करना है कि इसकी फिजिबिलिटी, यूनिफॉर्म सिविल कोड की व्यवहार्यता, कि भाई ये पॉसिबल है भी या सिर्फ हम बहुत हवाई बातें कर रहे हैं। तो पहले बता दो कि समान नागरिक संहिता क्या है। किसी का धर्म कुछ हो, किसी का मजहब कुछ हो, किसी का पंथ कुछ भी हो, जो भी सिविल कानून है, क्योंकि क्रिमिनल कानून तो पहले से ही सबके लिए सेम है, तो क्रिमिनल कानून में तो कोई बदलाव आएगा नहीं। तो जो सिविल कानून है, जिसमें विवाह है, तलाक, उत्तराधिकार है, उसमें सभी के लिए समान कानून होगा। लोगों को खाली विवाह दिखता है एक्चुअली, ठीक है भाई। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड में मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस, सक्सेशन, एडॉप्शन, मेंटेनेंस एंड एलिमनी, कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन। आवश्यकता क्यों है यूनिफॉर्म सिविल कोड की? तो पहले कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है यार, आर्टिकल 44 कहता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए प्रयास करेगा गवर्नमेंट, स्टेट, तो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है, फुलफिल करना पड़ेगा। दूसरा, जेंडर जस्टिस, आप पता ही आपको, हिंदू सक्सेशन एक्ट आया, महिलाओं को प्रॉपर्टी राइट दिए गए, डाउरी के खिलाफ कानून बने, ट्रिपल तलाक को कैंसिल किया गया। ये सब क्या है? जेंडर जस्टिस, इक्वलिटी ही तो है। नेशनल इंटीग्रेशन भी, राष्ट्रीय एकता भी बढ़ेगी, अलग अलग कानून नहीं रहेगा, तो थोड़ा सा वन नेशन वन कानून की GS3 गलती से डिजाइनिंग में हो गया है, इग्नोर करने का, ठीक। एंडिंग रिलीजियस एंड लीगल एनोमलीज, जो धर्म के आधार पर कानून है, स्पेशली जो हदीस की व्याख्या के आधार पर कुछ कुछ कानून बनाए गए हैं या शरिया कानून है, उनमें कभी कभी मॉडर्न जो लॉ है उनके बीच में एक टकराव की स्थिति होती है, एनोमलीज देखा जाता है, जैसे पॉलीगैमी को लेकर के, जैसे ट्रिपल तलाक को लेकर के, तो वो भी अलाइन हो जाएगा, ठीक। जुडिशियल एफिशिएंसी, कोर्ट को भी यार एक कानून के हिसाब से गवर्न करेगा, 10 कानून नहीं देखना पड़ेगा, ठीक। बाकी राष्ट्र जो हैं, जिसमें मुस्लिम राष्ट्र भी हैं, जिसमें क्रिश्चियन राष्ट्र भी हैं, उन सब ने UCC लागू किया। प्रैक्टिकलिटी कितना व्यवहार्य है? सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है साहबानों के केस में, सरला मुद्गल के केस में, आप इसको लिखिए, कोट कीजिए। और अनइक्वल पर्सनल लॉज, तो समानता भी आ जाएगी। रिसेंट प्रोग्रेसिव रिफॉर्म, काफ़ी कुछ रिफॉर्म हुई हैं, जैसे ट्रिपल तलाक का केस था सायरा बानो के केस में 2017 में, तो इतना सब कुछ चेंज हुआ है, ये तो कर ही दो UCC। स्टेट में भी एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं, उत्तराखंड ने पास किया UCC बिल, गोवा में पहले से, ठीक। लेकिन इसके खिलाफ भी इसकी लिमिटेशन भी है कि क्यों लागू नहीं करना चाहिए। पहला तो ये फंडामेंटल राइट इसे कर्टेल होगा, DPSP फंडामेंटल राइट के बीच टकराव आएगा। दूसरा, पर्सनल लॉज बहुत डिफरेंट हैं, अलग अलग समुदाय में अलग अलग कस्टम्स हैं, तो वहाँ पे भी एक तनाव की स्थिति, चुनौती की स्थिति देखने को मिल सकती है, ठीक। कल्चरल इरोजन, किसी की संस्कृति को नष्ट करने का ये प्रयास समझा जाएगा, तो उससे भी एक फियर का माहौल पैदा होगा। राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामला है, ठीक है, कि मेजोरिटेरियन एक पॉइंट ऑफ व्यू थोपा जा रहा है। कंक्लूजन क्या लिखोगे? इंस्टेड ऑफ इमीडिएट एनफोर्समेंट, तुरंत ना करो, बट ग्रेजुअली इसको कोडिफाई करो, धीरे धीरे करके UCC अपने आप हो जाएगा। और लॉ कमीशन की 2018 की रिपोर्ट है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी एक्नॉलेज किया है कि हाँ, UCC स्टेप बाय स्टेप आना चाहिए, प्रोग्रेसिव प्लूरिस्टिक कोड आना चाहिए, ठीक। पढ़ सकते हो आप आर्टिकल इस पर। एक्सप्लेन द पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन। अब वन नेशन वन इलेक्शन बहुत चर्चा में है, तो इसका क्या पोटेंशियल इम्पैक्ट हो सकता है और क्या चैलेंजेस हैं इसके इम्प्लीमेंटेशन में, बताइए। तो लिख दो इंट्रोडक्शन में कि एक राष्ट्रीय चुनाव का जो कॉन्सेप्ट है, भारत में लोकसभा और राज्य की जो विधानसभा है, लेजिस्लेटिव जो असेंबली है, उनके एक साथ चुनाव कराने का प्रस्ताव करती है। 1967 तक पहले एक साथ ही चुनाव होते थे, बाद में इसे बंद कर दिया गया। वन नेशन वन इलेक्शन के फायदे क्या होंगे, इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, प्रभाव क्या होंगे? भाई, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बार बार नहीं लगाया जाएगा, शॉर्टर ड्यूरेशन रहेगा, कम इंटरप्शन रहेगा, साइमल्टेनियस इलेक्शन होंगे नेशनल स्टेट लेवल पे, तो गवर्नेंस को काफ़ी बेहतरी मिलेगी, पॉलिसी बेहतर इंप्लीमेंटेशन होगा उसका, ठीक है।
लेकिन इसके लिए कानून में बदलाव करना पड़ेगा, संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, स्पेशली रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 और 51 में। कॉस्ट एफिशिएंसी इससे बेहतर होगी, यानी सिक्योरिटी फोर्सेस को बार बार अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, ऑर्डर को भी बार बार छुट्टी लेकर घर नहीं आना पड़ेगा, या जो भी है और फायदे। संभावित प्रभाव जो बताया वही है कि 60,000 करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं लोकसभा इलेक्शन में, तो ये पैसा एक साथ विधानसभा के ही होगा तो बचेंगे, डिस्ट्रप्शन नहीं होगा गवर्नेंस में। आरबीआई ने कहा था 2018 में कि इसकी वजह से थोड़ा स्लो डाउन हो जाती है हमारी जो एक्टिविटीज है अर्थव्यवस्था की। वोटर टर्नआउट बढ़ेगा, एक ही बार वही देना है, ठीक है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहेगी इससे, क्योंकि कुछ भी हो जाए इलेक्शन तो टाइम पे ही होगा। सिक्योरिटी फोर्सेस पे, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी पे बर्डन कम आएगा, नहीं तो टीचर में से चुनाव ही कराते रहते हैं साल भर, ठीक है। ब्लैक मनी को भी थोड़ा रोकने में मदद मिलेगी। चुनौतियां बहुत हैं, फेडरल स्ट्रक्चर के खिलाफ मान रहे हैं कुछ लोग। टेन्योर अगर वही सरकार गिर गई तो क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के भी चैलेंजेस हैं, ठीक है। ये सब प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज भी बहुत ज़्यादा है। एक्सपेंडिचर इंफ्रास्ट्रक्चर भी पैट ईवीएम पे बढ़ेगा तो छोटी बात है यार। मिड टर्म डिसोल्यूशन होगा तो क्या होगा, लोकल इशूज भी बहुत ज़्यादा है, फिर वो तो दबके रह जाएंगे। पता चलेगा कि ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे चुनाव लड़ा जाएगा, लोकल इशूज पे चुनाव नहीं लड़ा जाएगा, वोटर कन्फ्यूज रहेंगे, ठीक है। फ्यूचर क्या हो सकता है, अमेंडमेंट करो, ठीक से बैलेंस करो, पॉलिटिकल और जितने भी स्टेक होल्डर उनके साथ चर्चा करो, कंसेंसस बनाओ, और क्या करो, इम्प्लीमेंटेशन को फेज वाइज करो, और फिर मिड टर्म रेजोल्यूशन अगर बीच में भंग हो जाए संसद या विधानसभा, उसके लिए क्या सोल्यूशन है उसको भी तय करो। हालांकि उस पर बात हो चुकी है यार। डिजिटल वोटिंग की भी व्यवस्था करो, दूर से भी लोग चुनाव में वोट दे सके, जैसे अमेरिका में होता है। तो 117 यानी 170 जो लॉ कमीशन की रिपोर्ट है उसके सुझाव, रामनाथ कोविंद कमेटी की सिफारिश अभी जो है उनमें एक बार ठीक से देखा जाए तो एक राष्ट्रीय चुनाव का डिजाइन फिर हम कर सकते हैं, फिर उसके बाद ही आगे बढ़ना चाहिए, ये पढ़ सकते। पंचायती चुनाव चल रहे हैं भाई, देखो पंचायत के बारे में। तो मित्रों, ये जो सवाल है कि भारत में पंचायती राज और नगर पालिकाएं बिना पैसे की, यानी वित्तीय स्वायत्तता की, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी के, इफेक्टिव नहीं, उनके जो फाइनेंशियल पावर है, वित्तीय अधिकार हैं, उनको मजबूत करने के क्या उपाय हैं। पंचायती राज एंड म्यूनिसिपैलिटीज इन इंडिया हैवंट बीन इफेक्टिव विदाउट फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, सजेस्ट मेजर्स टू स्ट्रेंथन देयर फाइनेंशियल राइट। मैं बोल रहा हूँ कि जो लोकल बॉडीज हैं उनकी 3 बड़ी प्रॉब्लम, और 3 एफ, फंड नहीं है बेचारों के पास, फंक्शन नहीं है ज़्यादा काम करने के लिए, फंक्शनरी काम करने वाले नहीं, ठीक। तो 3 बड़ी प्रॉब्लम, उसमें से फंड एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जो उनके पास रेवेन्यू कलेक्ट करने के पर्याप्त सोर्स ही नहीं है। तो पंचायती राज एंड अर्बन लोकल बॉडीज आर बैकबोन ऑफ गवर्नेंस, लोकल गवर्नेंस। 73rd and 4th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोवाइडेड देम कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी, लेकिन स्टेट और सेंटर पर उनकी जो फाइनेंशियल डिपेंडेंस है उसकी वजह से उनकी प्रभावशीलता कम हो जाती है, सीमित हो जाती है। फाइन, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी होगा तो क्या होगा, इससे सर्विस डिलीवरी अच्छी हो पाएगी, पानी बिजली सड़क से लेकर के एमिनिटीज बेहतर देंगे, अस्पताल भी करेंगे, अकाउंटेबिलिटी भी इंश्योर हो पाएगी, और लोकल इकोनॉमी को भी डेवलपमेंट होगा, उसका रिस्पॉन्सिवनेस बढ़ेगा। और ऐसा नहीं होगा तो उसका नुकसान होगा। लेकिन इसको मजबूत करने के उपाय क्या हो सकते हैं, पहले तो उनको कुछ करो कि कैपेसिटी बिल्डिंग करो, जनरेशन रेवेन्यू खुद से हो, पैसा खुद से, काहे किसी के आगे हाथ फैलाए हो। प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह को रिफॉर्म करो, उस पर टैक्स लगाएं, और टैक्स लगाने के लिए जैसे भाई 0.2% खाली प्रॉपर्टी टैक्स भारत में कलेक्शन होता है, जबकि डेवलप्ड कंट्री में 3% टैक्स आता है। यूजर चार्जेज और फीस को भी कलेक्ट करने के बोलो। इनोवेटिव फाइनेंसिंग जैसे कि म्यूनिसिपल बॉन्ड वगैरह, जैसे कि पुणे चिंचवड़ म्यूनिसिपल बॉन्ड, इंदौर म्यूनिसिपल बॉन्ड आया था, ये सब। और क्या करना है, टैक्स में जो पैसा है स्टेट और सेंटर का, वो लोकल बॉडीज को भी थोड़ा दो यार, ज़्यादा उनको इंक्रीज स्टेट ट्रांसफर। 13-14% शायद पिछली बार दिया था उत्तर प्रदेश का जो स्टेट फाइनेंस कमीशन है उसने, जो उसकी जिसकी सिफारिश है 21 से 26 है, ऐसा कुछ। 15वें वित्त आयोग ने कुछ टोटल 2.3 लाख करोड़ रुपए दिए, नगर पालिकाओं को उनमें से 1.21 लाख करोड़ मिला। जीएसटी का जो रेवेन्यू उसको भी शेयर करो, क्योंकि जीएसटी में काफ़ी कुछ मर्ज कर दिया है, ऑक्ट्रा वगैरह। फाइनेंशियल गवर्नेंस को बेहतर बनाओ, जिसमें बजटिंग पावर उनको दो, कैपेसिटी बिल्डिंग करो, कानून और पॉलिसी में सुधार करो, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करो ताकि एक पर्टिकुलर हिस्सा उनको रेवेन्यू में मिले ही मिले। स्टेट फाइनेंस कमीशन जो आर्टिकल 243I के तहत, इसको एम्पावर करो कि हर 5 साल में इसको गठित किया जाएगा, और इसकी जो रिकमेंडेशन है बाइंडिंग बना दो। कम्युनिटी की पार्टिसिपेशन करो, रेगुलर ऑडिटिंग करो ताकि करप्शन कम हो, सबसे बड़ा जो आरोप लगता है इन पे। ई ग्राम स्वराज लेकर के आओ। व्हाट आर द टर्म्स ऑफ रेफरेंस गिवन टू द फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन, अभी नया फाइनेंस कमीशन जो स्थापित किया गया है, उसमें क्या टर्म ऑफ रेफरेंस होता है ये बताओ, और फेडरलिज्म के सामने क्या चैलेंजेस है जो 16वां फाइनेंस कमीशन फेस करेगा। तो पहले बताओ फाइनेंस कमीशन क्या है, ठीक, फिर बताओ फिस्कल फेडरलिज्म क्या होता है यहाँ पे, फिर बताओ वित्त आयोग को जो की टर्म्स दिए जाते हैं, टर्म ऑफ रेफरेंस जिनको बोलते हैं,
वो क्या होते हैं। तो टर्म ऑफ रेफरेंस जब गठन होता है आयोग का हर 5 साल में, तो उसको बताया जाता है कि आपको किन किन मुद्दों पर विचार करना है। राष्ट्रपति उनको देती हैं कि भाई टैक्स का बंटवारा जैसे 100 रुपये है, तो 100 रुपये में वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, किसको कितना पैसा दे। पहले ऐसी हॉरिजॉन्टल, नहीं पहले वर्टिकल होगा कि कितना पैसा स्टेट को जाएगा, कितना सेंटर को जाएगा, फिर उसमें बंटवारा हॉरिजॉन्टल कि भाई किस किस स्टेट को कितना कितना पैसा जाएगा। तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल पैसों का बंटवारा, लोकल बॉडीज को कैसे एम्पावर करना है, ये 16th फाइनेंस कमीशन का अपना टर्म ऑफ रेफरेंस है। स्टेट के फाइनेंसेस को मैनेज कैसे करोगे, उनके कर्जे को कैसे मैनेज करोगे, फार्बीम को कैसे बैलेंस करोगे, इस पर भी जो ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन करेगा उसको ज़्यादा अच्छा पैसा मिलना चाहिए। जीएसटी और बाकी फाइनेंशियल इशूज को भी रिव्यू करना है। डिजास्टर रिस्क को कैसे मैनेज करोगे, स्पेशल कोई कंसिडरेशन, किसी स्टेट को ज़्यादा पैसा देना है क्या, उसकी कोई दिक्कत है क्या, इंटरनल सिक्योरिटी की कोई प्रॉब्लम है क्या, उन सब पे भी विचार किया जाता है। लेकिन राजकोषीय संघवाद यानी फिस्कल फेडरलिज्म के सामने बहुत चैलेंज। जैसे पहला कि भाई 15 फाइनेंस कमीशन ने कहा कि 41% पैसा देना है राज्यों को, बट दिक्कत यह है कि जो टोटल रेवेन्यू है उसका 20% तो सेस और सरचार्ज से आता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट शेयर ही नहीं करती स्टेट के साथ। फिर कैसे इफेक्टिव जो है वो लगभग 67% ही हो गया पूल। फिस्कल डेफिसिट बढ़ रहा है, राज्यों का बहुत घाटा बढ़ रहा है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो राज्यों में सहमति और चिंता की स्थिति होती है। जीएसटी कंपनसेशन नहीं हो पा रहा है, ऐसा राज्य भी आवाज़ उठाते हैं। हालांकि अभी तो काफ़ी पैसा आ रहा है जीएसटी से, तो हो रहा है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थोपा जा रहा है राज्यों पे, ऐसे लग रहा है कि भाई हमारे यहाँ पहले से हेल्थ स्कीम चल रही थी तो आयुष्मान भारत योजना में हम पैसे क्यों नहीं, ऐसे राज्य कहते हैं। ठीक है, तो करना क्या, रिविजिटिंग वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन कि भाई जब आप राज्यों के बीच में पैसा दे रहे हैं तो आप थोड़ा सा उसको रिवाइज करो, देखो कितना पैसा देना है। लोकल बॉडी और जो अर्बन लोकल बॉडीज है उनको भी आप एम्पावर करो। क्लाइमेट रेजिलिएंट फाइनेंसिंग करो। बैलेंस्ड और ट्रांसपेरेंट जो रिकमेंडेशन होना चाहिए वो होना चाहिए, और उसका एग्जीक्यूशन भी कुछ ऐसे ही होना चाहिए। कुछ आर्टिकल हैं आप देख सकते हो। आइडेंटिफाई द डायरेक्ट चैलेंज फेस्ड बाय लोक अदालत। लोक अदालत को क्या चैलेंजेस हैं डायरेक्टली, डिस्कस द नेसेसरी रिफॉर्म्स टू मेक देम मोर इफेक्टिव। उनको ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए, ज़्यादा प्रभावशाली बनाने के लिए क्या आप रिफॉर्म लेके आएंगे। तो लोक अदालत क्या है, एक अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्यूसल मैकेनिज्म है जिनको नालसा के तहत एस्टेब्लिश किया था 1987 में। बहुत तेजी से, कॉस्ट इफेक्टिव और एक क्या कहते हैं सौहार्दपूर्ण माहौल में विवाद निपटारे के लिए। तो लोक अदालत कैसे, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तालुका लेवल पे, नेशनल लेवल पे। चैलेंजेस क्या है, लोक अदालत में भी बहुत केसेस पेंडिंग रहते हैं। बाइंडिंग अथॉरिटी कई बार नहीं होता है तो सेटल नहीं हो पाते हैं केसेस। ठीक है, जब दोनों पक्ष सहमत होंगे तो ही वो बाइंडिंग होगा, अगर सहमत नहीं तो बाइंडिंग नहीं होता है। ठीक है, ये बात आपको पता होना चाहिए। लोक अदालत के फैसले बाइंडिंग होते ही आपको पता होगा, बट सहमत होंगे दोनों पक्ष तभी बाइंडिंग होगा। ठीक है, इसलिए 30-40% केसेस फेल हो जाते हैं यहाँ पे। लिमिटेड ज्यूरिडिक्शन है और लीगल अवेयरनेस नहीं, जनता को तो जाती ही नहीं। लीगल एक्सपर्टीज नहीं होती, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता। कंपनसेशन और सेटलमेंट को ठीक से एनफोर्स नहीं कर पाती लोकल बॉडी, मतलब लोक अदालत जो है। ठीक, और क्या करते हैं कि दिखावा करने के लिए कि भाई हमने इतने केसेस डिस्पोज कर दिए, एक ही दिन में, एक ही महीने में करोड़ों केस डिस्पोज कर देते हैं, तो उसकी क्वालिटी खराब हो जाती है। कुछ सुधार हैं जो करने पड़ेंगे। मजबूत बनाओ इनको, लीगल अथॉरिटीज़ को, ज्यूरिडिक्शन बढ़ाओ अलग अलग क्षेत्रों में, इसमें इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को भी शामिल करो। जो मीडिएटर हो उनको ट्रेन करो, अच्छे मीडिएटर को लेकर के आओ। ये नकल करके एलएलबी करने वाले लोगों को मत रखो, या जिसको आता ही नहीं कुछ। रेगुलर लोक अदालत एस्टेब्लिश करो, कंडक्ट करो। पब्लिक अवेयरनेस बढ़ाओ, फेयर सेटलमेंट करो, और डिजिटल इंटीग्रेशन, ई लोक अदालत का कॉन्सेप्ट बढ़ाओ। हालांकि उस पर काम चल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करो, फंडिंग भी दो उनको। और एक जगन्नाथ मोहन राव की कमेटी है, तो उसको हम रिकमेंडेशन को हम मान सकते हैं। जगन्नाथ राव कमेटी है 2005 की। ठीक, भारत में 3 नए कानून आए हैं, 3 नए आपराधिक कानून है, आपको पता है, बीएनएस, बीएनएसएस, बीएसए। तो कह रहा है उनका क्या संभावित प्रभाव होगा, उसका मूल्यांकन कीजिए। तो पहले बता दूं कि भाई 3 नए कानून आए हैं कि कॉलोनियल हैंगओवर उतार के फेंक दिया है। भले उसकी तमाम चीज़ों को हमने ऐसे ले लिया है, बट हमने कपड़ा तो बदल दिया है ना। बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और ये है भारतीय साक्ष्य संहिता। ठीक है, ये 3 लेकर के हम आए। किस लिए लेकर के आए हैं, तो विक्टिम राइट को बेहतर करेंगे, लॉ एनफोर्समेंट को ज़्यादा बेहतर करेंगे, जुडिशियल प्रोसेस स्ट्रीमलाइन होगा, सामाजिक मुद्दे हैं उनको भी सॉल्व कर पाएंगे। आप ऐसे भी मैप बना के लिख सकते हैं। पॉजिटिव इफेक्ट क्या होगा, ज़्यादा तेजी से न्याय सुनिश्चित होगा, ज़्यादा एफिशिएंट सिस्टम होगा, टाइम बाउंड मैनर में इन्वेस्टिगेशन होगा, 90 दिन से ज़्यादा ले नहीं सकती पुलिस, और फर्दर 90 दिन एक्सटेंड किया जाएगा विशेष परिस्थिति में। टेक्नोलॉजी को काफ़ी प्रमुखता दिया है, जैसे कि सोशल मीडिया की को भी एविडेंस माना है इसमें। प्रोसीजर को स्ट्रीमलाइन किया है, जैसे 0 FIR, ऑनलाइन FIR को भी अब पंजीकरण की अनुमति दे रहा है। पहले भी था, बट इसमें साफ साफ लिख दिया गया है। जो क्राइम और क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम है, CCTNS, उसको बेहतर बनाने की बात की गई है। विक्टिम राइट और प्रोटेक्शन को ज़्यादा बेहतर बनाया गया, उनकी गोपनीयता, DNA और फोरेंसिक साक्ष्य के बगैर जो है आप सिंसियर मामलों में जांच नहीं कर सकते।
कंसर्न्स भी कुछ हैं, जैसे कि भाई अब भी रिसोर्सेस है नहीं, पुलिस रिफॉर्म हुआ नहीं है, तो खाली कानून बनाने से कुछ होगा नहीं। पुलिस को भी तो आना चाहिए कैसे फॉरेंसिक यूज करना है, कैसे ट्रेनिंग उनकी है, कैसे प्रिपरेशन करनी है, कैसे क्राइम की इन्वेस्टिगेशन करनी है। भारत की पुलिस तो महान है, पता ही आपको। पोटेंशियल मिसयूज और एम्बिग्यूटीज कई बार होता है, कानून में एम्बिग्यूटी होने की वजह से मिसयूज होता है, जैसे कि पुलिस की पावर को बढ़ा दिया है इन्होंने, डिजिटल एविडेंस को अगर शामिल कर लिया तो डीप फेक और किस तरीके से मॉर्फ्ड जो इमेजेस और वीडियोज होते हैं उससे क्या क्या मैनिपुलेशन होगा भगवान जानते। पॉलिटिकल और सिविल लिबर्टीज कर्टेल हो रही हैं, ऐसा कुछ लोग कह रहे हैं, क्योंकि टेररिज्म और सेडिशन जैसे मुद्दों पे क्लियर डेफिनेशन नहीं है। सेडिशन का एक्ट हटा दिया है, बट कुछ कुछ वैसे प्रोविजन लेकर के आए हैं। ठीक, तो ये सब चिंता है। पोस्ट जीएसटी यानी जीएसटी के बाद में कुछ स्टेट क्लेम कर रहे हैं कि फाइनेंशियल पोजीशन कमजोर हुई राज्यों की। व्हाट स्टेप कैन बी टेकन टू इंश्योर फिस्कल फेडरलिज्म। जीएसटी के बाद कुछ राज्य कह रहे हैं कि उनकी फाइनेंशियल स्थिति काफी कमजोर हुई है, तो मजबूत करने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। फाइन, आइए देखते हैं। 2017 में जीएसटी लाया गया, जिससे फिस्कल फेडरलिज्म काफी हद तक बदल गया, लेकिन राज्यों की वित्तीय स्थिति कमजोर है ऐसा राज्य कह रहे हैं। एक दूसरा भी इस तरीके से आप इंट्रो लिख सकते हैं। ठीक, स्टेट के सामने क्या फाइनेंशियल चैलेंजेस है जीएसटी आने के बाद। स्टेट कह रहे हैं हमारा रेवेन्यू को लॉस हो रहा है, स्पेशली साउथ स्टेट कह रहे हैं हमें जीएसटी कंपनसेशन 16-17% के रेट के हिसाब से मिल नहीं रहा है। दूसरा, कुछ राज्य कह रहे हैं कि इससे एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस बहुत है, बहुत कंप्लायंस करना पड़ता है। इकोनॉमिक स्लो डाउन भी बीच में हुआ तो जीएसटी को जिम्मेदार माना, हालांकि कोविड भी था। खर्चे बहुत बढ़ गए हैं और सेंट्रल पे बहुत ज़्यादा, केंद्र सरकार पर निर्भरता बहुत ज़्यादा उनकी बढ़ गई। तो राज्य को उसी संघवाद सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं। स्टेट का शेयर बढ़ा दो सेंट्रल टैक्स में। 16 फाइनेंस कमीशन को बोलो कि शेयर बढ़ाएं, वर्टिकल कंट्रीब्यूशन जो डिवोल्यूशन है वो बढ़ा दें, जो जीएसटी कंपनसेशन है उसको बढ़ा दें, और जो राज्य हैं वो ज़्यादा उधारी ले सकें इसको परमिशन दिया जाए, एफआरबीएम को थोड़ा रिलैक्स किया जाए, कैपिटल एक्सपेंडिचर वगैरह के लिए थोड़ा उधार ज़्यादा ले पाएंगे। स्टेट को ज़्यादा रेवेन्यू मिले इसके लिए उनको ऑटोनॉमी थोड़ी दी जाए, उनके लिए ज़्यादा मद यानी कि ज़्यादा हेड्स दिए जाएँ ताकि वो टैक्स कलेक्ट कर सकें। ठीक, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम को कम करो, लोकल गवर्नमेंट को भी फाइनेंस करे सेंटर, और जीएसटी काउंसिल को ज़्यादा बेहतर कोऑपरेशन के साथ काम करने के लिए कहा जा सकता है। डिस्कस द पोटेंशियल कंट्रीब्यूशन ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप इन डेवलपमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। सेल्फ हेल्प ग्रुप का उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट में, जैसे एक आध क्वेश्चन बाउंसर मारता है तो हमने मार दिया है, यूपी स्पेशल का यहाँ पे डाल दिया है। तो यूपी के डेवलपमेंट में एसएचजी का क्या रोल है। एसएचजी क्या है, पहले तो एसएचजी बहुत छोटा एक स्वैच्छिक संगठन है जो आमतौर पर सिमिलर सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड वाले लोगों के साथ आने से होता है, जो अपनी सेविंग करते हैं और बाद में क्रेडिट वगैरह लेकर के इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते हैं। ठीक, ओके। क्या योगदान है यूपी में, विमेन का एम्पावरमेंट हो रहा है, एग्जाम्पल वगैरह आप देख लो, और एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ रहा है। 90% मेंबर्स एसएचजी में फीमेल्स होती है। फाइनेंशियल इंक्लूजन इससे हुआ है, सीतापुर वगैरह का एग्जाम्पल है। सोशल डेवलपमेंट होता है, बुंदेलखंड वगैरह का एग्जाम्पल। कृषि और ग्रामीण विकास है, हरदोई जिला। फ्यूचर में क्या हो सकता है, स्किल डेवलपमेंट करो, सिर्फ पापड़ी थोड़ी बनाना है, और भी बहुत कुछ कर सकते हैं यार। मार्केट एक्सेस पहुंचाओ उनको ताकि अमेजन पे भी अपने माल बेच सके, सीतापुर की महिलाएं। फाइनेंशियल सपोर्ट दो, एनजीओ कॉर्पोरेट के साथ भी कोलेब्रेशन करो, ये सब करो। महाजन कमेटी है 2010 में आई थी, उसने जो कुछ सुझाव दिया है एसएचजी के लिए उसको लागू करो। ठीक है, फाइन। बेयरफुट कॉलेज जैसी पहल, अक्षय ऊर्जा, सब केस स्टडीज हैं, आप लिख सकते हैं। नाउ कॉपरेटिव्स इन उत्तर प्रदेश हैव बीन रिलेटिवली लो डेवलपमेंट, डिस्कस पॉलिसी मेजर्स टू एनहांस देयर ग्रोथ। उत्तर प्रदेश में जो सहकारी समितियां हैं उनका विकास कम हुआ है, सही बात है यार। महाराष्ट्र में कॉपरेटिव्स का बहुत डेवलपमेंट हुआ, यूपी में नहीं हुआ है। तो बताओ कि भाई सहकारी समितियां ऑटोनॉमस एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें कई लोग आपस में साथ में मिल करके, स्वेच्छा से मिल करके सहकारी अधिनियम 1912 के तहत रजिस्टर करते हैं और काम करते हैं। और जो सहकारी समिति है उसके सिद्धांत क्या होते हैं, सस्टेनेबिलिटी, मेंबर ओनरशिप, यानी कि हर कोई उसमें स्टेक होल्डर है, हर किसी की ओनरशिप है, वो नौकर नहीं होते, एम्प्लॉय नहीं होते। डेमोक्रेटिक कंट्रोल, कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, हर कोई साथ में चर्चा करते हैं, बात अलग है, पॉलिटिशियन कंट्रोल करते हैं पूरा। मेंबर बेनिफिट सबको, जैसे अमूल है तो उसका फायदा सभी मेंबर्स को उनके जाएगा। वॉलंटरी और ओपन मेंबरशिप कोई भी आ सकता है। एजुकेशन, ट्रेनिंग, कम्युनिटी फोकस, लिमिटेड रिटर्न कैपिटल, कम पैसे मिलते हैं लेकिन वो सस्टेन्ड मैनर में, डेमोक्रेटिक मैनर में मिलते हैं। उत्तर प्रदेश में कम विकास क्यों हुआ है सहकारी समितियों का। पहला तो भाई ऐसे है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट उत्तर प्रदेश में खराब रहा है, इंस्टीट्यूशन का, कोऑपरेटिव्स का, पता ही आपको। दूसरा, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत है, करप्शन बहुत है, हर कोई जानता है उत्तर प्रदेश या हो या महाराष्ट्र हो, कोऑपरेटिव्स जो हैं वो करप्शन के अड्डे हैं। आपने बहुत सारे ऐसे कोऑपरेटिव्स बैंकों में घोटाले देखे होंगे, पॉलिटिशियन के इंटरफेरेंस देखे होंगे। अवेयरनेस और पार्टिसिपेशन भी नहीं है, मार्केट लिंकेज नहीं है, कुछ बनाते भी हैं तो पता चलता है मार्केट तक पहुंचा नहीं पाते। जबकि महाराष्ट्र वगैरह में देखो ना, बहुत मजबूत नेटवर्क है, ई कॉमर्स वगैरह से भी जुड़े हुए हैं। लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क काफ़ी अप्रभावी और पुराना है। क्या कर सकते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट दो, क्रेडिट सपोर्ट दो, मजबूत करो उनको, क्षेत्रों का डाइवर्सिफिकेशन करो, कृषि, डेयरी, हस्तशिल्प के क्षेत्र में भी कम ब्याज पर उनको पैसा दो। गवर्नेंस को भी ट्रांसपेरेंट थोड़ा बनाओ, जैसे आरबीआई ने भी थोड़ा नकेल कसा है तो थोड़ा सा बेहतर कर सकते हो। कैपेसिटी बिल्डिंग करो, अवेयरनेस कैंपेन चलाओ,
मार्केट लिंकेज अमेजन वगैरह के साथ जोड़ो, ब्रांडिंग करो, जैसे नंदनी है कर्नाटका में, अमूल है गुजरात में, ऐसा कुछ बनाओ यार, यूपी में भी इतना बड़ा स्टेट है। निजी संस्थाओं को भी इसमें शामिल करो, कोलैबोरेशन करो, कानूनी और जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म है वो भी लेकर के आओ। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलने और वित्तीय समावेशन में सुधार करने की आवश्यकता है। सहकारी बैंकों का आधुनिकीकरण करना है और सहकारी समितियों के ऋण पहुंच में सुधार के लिए जो ब्रह्मा प्रकाश कमेटी 1990 की उनके सुझावों को भी लागू किया जा सकता है। अगला सवाल है, हाईलाइट द रोल ऑफ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी डीपीआई इन इंडियाज गवर्नेंस एंड डिस्कस द चैलेंजेस। डीपीआई का क्या रोल है? डीपीआई मतलब यार यूपीआई, कोविन, ये सब जो जेम, ये सब प्लेटफॉर्म है क्या? डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ सड़क और पार्क और रेलवे नहीं होता, डिजिटल भी होता है ना, तो वही सब है। तो भारत के विकास के लिए किस तरह से महत्वपूर्ण है, क्या चुनौतियाँ हैं? तो पहले बता दो डीपीआई क्या होता है। रिफर्स टू सेटअप ओपन इंटरऑपरेबल and scalable digital system that enable secure and inclusive access to public services, financial system and governance mechanism। ठीक है, तो पहले आप डीपीआई की परिभाषा बता दो, फिर बताओ आप कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है इंडिया के गवर्नेंस में किस तरीके की भूमिका निभा रहे हैं। अरे भाई फाइनेंशियल इंक्लूजन कर रहे हैं, यूपीआई से बड़ा एग्जाम्पल क्या होगा यार। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, आपको पता है डीबीटी का लाभ लेने के लिए जेम ट्रिनिटी का यूज करना पड़ता है, कितना शानदार है। डिजिटल गवर्नेंस, ई गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस को प्रमोशन मिलता है, डिजी लॉकर वगैरह, कोविन वगैरह पता ही। अगला एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट भी इससे होता है, ई नाम वगैरह होने की वजह से, क्या डीपीआई है ना। जुडिशियल और लीगल रिफॉर्म भी है, ई कोर्ट वगैरह प्रोजेक्ट पता है। हेल्थ और एजुकेशन सर्विसेज में भी सुधार आता है, आयुष्मान भारत योजना आपको पता है, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन जो है वो भी है। लेकिन चैलेंजेस भी बहुत हैं। अरे भाई गांव में सिर्फ 40% लोग इंटरनेट यूज करते हैं, तो डिजिटल डिवाइड है, रूरल डिवाइड है, जेंडर डिवाइड है, ट्रिपल बॉटम है, ट्रिपल डिवाइड है भारत में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर। साइबर सिक्योरिटी, डाटा प्राइवेसी, डिजिटल अरेस्ट हो जा रहा है, आपको पता ही है। और क्या है, इंटरऑपरेबिलिटी एंड फ्रेगमेंटेशन ऑफ डिजिटल सिस्टम। पता चलता है कि डेटा शेयरिंग ही नहीं है, कोऑर्डिनेशन नहीं है अलग अलग एजेंसियों के बीच में, इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, टेक्निकल लिमिटेशन से सरकारी वेबसाइट चलती ही नहीं। रेगुलेटरी और लीगल फ्रेमवर्क भी, डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023 पास तो हो गया, लेकिन उसी समय पास हुआ था, माफ़ करना। लेकिन दिक्कत यह है कि इसमें प्राइवेसी को लेकर के काफ़ी चिंताएं भी हैं, जो यूरोपियन यूनियन की डेटा प्रोटेक्शन, जनरल डेटा प्रोटेक्शन जो रेगुलेशन है उसके अनुकूल नहीं है। थोड़ा और स्ट्रिक्ट इसको होना चाहिए, क्योंकि भारत में जो राइट टू प्राइवेसी है, फंडामेंटल राइट है, डेटा प्रोटेक्शन, डेटा प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। ठीक है, अगर सिटीजन अनअवेयर हैं तो आप उनके डेटा का प्रोटेक्शन नहीं करोगे क्या। डिजिटल एक्सक्लूजन ऑफ वल्नरेबल ग्रुप्स, कई बार जो कमज़ोर वर्ग हैं, ट्रांसजेंडर्स हैं या बहुत गरीब हैं, उनको पता ही नहीं होता है यार इन सब पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करना। ठीक, अगला सवाल है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय generational poverty? What is it considered most serious and perpetual of all poverty such the measures taken by government? पीढ़ी दर पीढ़ी जो गरीब रहते हैं, गरीब का बेटा गरीब, गरीब का बेटा गरीब, उसका बेटा गरीब, उसकी बेटी गरीब, उसकी बेटी गरीब, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, उसका बेटा डॉक्टर, उसका बेटा डॉक्टर, उसका बेटा प्रोफेसर, उसका बेटा प्राइम मिनिस्टर, इस टाइप का हो जाता है। ठीक है, तो ये जो एक वर्चुअस साइकिल या विशियस साइकिल जो चलता है, ये भारत में है, पूरी दुनिया में यार, आपको पता है। तो ये सबसे खतरनाक गरीबी मानी जाती है कि एक जनरेशन गरीब है तो वो अमीर नहीं हो पाई, उसकी अगली जनरेशन गरीब रहेगी, फिर उसकी अगली जनरेशन गरीब रहेगी। भारत सरकार ने क्या कदम उठाए आई तक? ठीक है, दो टाइप के इंटर हैं भारत में, लगभग 1 अब तो 4.6 हो गया बिलियन लोगों में से 60% लोग हर दिन $3.5 से कम पे जीवन यापन करते हैं, जो वर्ल्ड बैंक की औसत गरीबी रेखा है। और 21% या 250 मिलियन से अधिक लोग $2 से भी कम पे जीवन यापन करते हैं। मैंने ये नहीं कहा नीति आयोग के हिसाब से 11.28% गरीबी बची है, मैं कह रहा हूँ कि इतना ही पैसा कमाते हैं यार। अभी हमारी जो परचेजिंग पावर पैरिटी है, पीपीपी है, पर कैपिटा इनकम है, वो काफ़ी कम है। ठीक है, पीपीपी पूरे देश का नहीं भाई, उसमें तो कहोगे तो हम तीसरे नंबर पे हैं, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जो इसकी गंभीरता को उजागर करती हैं, जैसे क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, हायर एजुकेशन में क्वालिटी नहीं है, हमारे कितने रैंक इंस्टीट्यूट टॉप रैंक पे हैं और कितने लोगों का एडमिशन उसमें हो जाता है। आईआईटी में शानदार बच्चे पहले से ही जाते हैं, आईआईटी को इतनी फंडिंग मिलती है नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे, फिर ब्रेन ड्रेन हो जाता है। ये फंडिंग बस्ती के किसी कॉलेज को क्यों नहीं मिल सकती? वहाँ बच्चे अच्छे नहीं निकलते क्या, है ना। ठीक है, तो सरकार पीढ़ी दर पीढ़ी गरीबी क्या कह रहा है, परपेचुअल नेचर ऑफ जनरेशनल पॉवर्टी। हाँ, ये कैसे लगातार गरीब को गरीब ही बनाए रखती है। एजुकेशनल डिफिसिट होगा तो बच्चे गरीब रह जाएंगे, कुछ उनका करियर, कुछ उनका फ्यूचर हो नहीं पाएगा। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट बैरियर्स, एजुकेशन अच्छा नहीं होगा, कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं होगा तो उनको जॉब कौन देगा अच्छा। कल्चरल बैरियर्स, फिर पता चलेगा कि कई बार गरीब है कम्युनिटी, तो फिर वो पॉवर्टी के चक्कर को तोड़ ही नहीं पाता, उसमें मोटिवेशन ही नहीं आ पाता है उसमें। ठीक है, रिसोर्सेज तक उनकी पहुंच नहीं पाती, हेल्थ, फाइनेंस, कुछ भी नहीं, कोई लोन नहीं देगा उनको। वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022 के हिसाब से भारत में 10% जो टॉप के लोग हैं और 1% जो टॉप के लोग हैं, उनके पास क्रमशः 57% और 22% वेल्थ है, जबकि टॉप जो बॉटम 50% लोग हैं उनके पास 13% वेल्थ है। आप चाहो तो ये भी कोट कर सकते हो, आप चाहो तो, क्योंकि हर कोई ऑक्सफैम कोट करता है, वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट आप कोट करोगे तो अच्छा रहेगा। ऑक्सफैम कहता है टॉप 10% के पास कुछ 60% से ज़्यादा वेल्थ का कंसंट्रेशन है। जैसे डेब्ट साइकिल क्रिएट होती है, गरीब कर्जा लेगा, उसी को चुकाता रहेगा जीवन भर,
ना वार्ड वगैरह बताते हैं कि 52% जो गाँव के लोग हैं वो किसी न किसी तरीके के कर्जे में डूबे हुए हैं। सरकार ने कदम क्या उठाया है? हेल्थ और न्यूट्रिशन के लिए ढेर सारे प्रोग्राम, लाइवलीहुड स्किल के लिए इतने प्रोग्राम, विश्वकर्मा योजना, ये योजना आपको पता है। फाइनेंशियल इंक्लूजन भी किया है, एग्रीकल्चर वाटर मैनेजमेंट के लिए भी काम किया। कंक्लूजन लिखो, कहीं भी गरीबी, कहीं हर जगह की समृद्धि के लिए खतरा है, इसलिए 2030 तक सतत विकास लक्ष्य और 47 तक विकसित भारत को साकार करने के लिए गरीबी कम करना ही होगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द की चैलेंजेज फेस्ड बाई क्वासी जुडिशियल बॉडीज। क्वासी जुडिशियल बॉडी मतलब समझ रहे हो, अर्धन्यायिक संस्थाएं, प्रॉपर जुडिशरी नहीं, कोर्ट नहीं, लेकिन क्वासी जुडिशियल काम करती हैं, जुडिशियल का भी काम करती हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन भी करती हैं। और इसके लिए उनके चैलेंजेस क्या हैं और इसके लिए सोल्यूशन क्या है, ताकि उनका इफेक्टिवनेस, प्रभावशीलता और स्वतंत्रता सुनिश्चित किया जा सके। तो बताओ, अर्धन्यायिक संगठन ऐसे संस्थान है जिनके पास, अंग्रेजी वाले ऊपर देख लो, जिनके पास न्यायालयों की समान शक्तियां होती हैं, रेगुलर जुडिशियल सिस्टम का पार्ट नहीं होते, रेगुलर कोर्ट नहीं होते, लेकिन वो डिस्प्यूट को रिटेस्ट करते हैं, अपने अधिकार क्षेत्र में रेगुलेशन करते हैं और मामले को सुलझाते हैं। ठीक है, उनके सामने चैलेंजेस क्या क्या, तो देख लो भाई क्या चैलेंजेस है। अपील, लिटिगेशन पेंडिंग रहता है, बहुत देरी होती है, उनके पास स्वतंत्रता नहीं है बेचारों के पास कोर्ट की तरह, तो ठीक से काम नहीं कर पाते, एनफोर्समेंट नहीं होता उनके जो निर्णय होते हैं, प्रोसीजर में भी दिक्कत है, रिसोर्स नहीं है उनके पास, ज्यूरिडिक्शन में ओवरलैपिंग है कि ये कोर्ट में जाएगा या मेरे पास आएगा। ठीक है, अर्धन्यायिक संहिता बहुत सारे, आप ट्रिब्यूनल को भी ले लो, अर्धन्यायिक संहिता है। ठीक, कोई एक अथॉरिटी है, डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल, वो भी अर्धन्यायिक संस्था है, कैट एक अर्धन्यायिक संस्था है। ठीक, एनजीटी एक अर्धन्यायिक संस्था है। तो सब उनके चैलेंजेस, क्या सोल्यूशन इसका हो सकता है, समाधान क्या हो सकता है? समाधान हो सकता है कि भाई पहले योग्यता के आधार पर नियुक्ति करो, जो भी अर्धन्यायिक संस्था है उनके अपॉइंटमेंट के लिए कमीशन बनाओ, एक कमेटी बनाओ, जैसे कि जो ट्रिब्यूनल है उनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी थी, उस तरीके से कुछ सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर दो, उनको फिनांस दो, उनकी ज्यूरिडिक्शन पहले ही डिसाइड कर दो कि कहाँ कहाँ का क्या क्या काम करना है उनको, ताकि कन्फ्यूजन की स्थिति ना हो। ठीक है, उनके जो फैसले हों उनको भी इन्फोर्स करने की शक्ति या कानून वगैरह इस तरीके से कुछ बनाइए। ठीक, उच्च न्यायालय में कब अपील किया जाएगा, कब सुप्रीम कोर्ट में अपील किया जाएगा, क्लियरली लिखिए, प्रोसीजर को आसान बनाइए, ट्रेनिंग दीजिए, कैपेसिटी बिल्डिंग कीजिए जो भी उसके प्रोफेशनल्स हैं। कंक्लूजन, एक्सेसिबल न्याय मिलता है इससे, नियमित न्यायालयों पर बोझ कम होता है, 5 करोड़ केस लेके बैठे हैं नियमित न्यायालय, तो ये बेहतर है और ज़रूरी है, इसको थोड़ा और बेहतर हम बना सकते हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के महत्व और चुनौती पर चर्चा करें, कभी सवाल पूछा नहीं, बाकी कमीशन पे पूछा है, तो इसलिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग नया है। एग्जामिन द सिग्निफिकेंस एंड चैलेंज ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास, चूंकि इसको संवैधानिक दर्जा दे दिया है एनसीबीसी को, इसलिए इस पर सवाल पूछना मुझे लगता है एक संभावित हो सकता है। तो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न एनसीबीसी को लेकर है, पहले बताओ कि एनसीबीसी क्या है। तो एनसीबीसी क्या है बताओ, कि भाई ये जो है आर्टिकल 338B के तहत साल 2018 में 102वां 102nd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, इसके माध्यम से स्थापित किया गया। इट हैज बीन एस्टेब्लिश्ड थ्रू CA 102 अंडर आर्टिकल 338B इन 2018। फिर बताइए इसकी पावर क्या है। ये जो बैकवर्ड कम्युनिटी उनके डेवलपमेंट की प्रोग्रेस को मॉनिटर करता है, वेलफेयर स्कीम्स और उनके लिए जो इंटरवेंशन है उनको प्रपोज करता है, लीगल मदद पहुंचाता है, कोई ग्रीवांस से कोई दिक्कत है तो रिपोर्ट देते हैं प्रेसिडेंट को जो पार्लियामेंट में रखवाती है, कोई कंप्लेन आता है तो उनकी इंक्वायरी करता है, तो इसलिए बहुत महत्व है इसका। ठीक है, चुनौतियां क्या है। एक तो पिछड़े वर्गों की जो पहचान है, कौन बैकवर्ड क्लास में, इसके लिए कोई एक स्टैंडर्ड नॉर्म नहीं है, कोई क्राइटेरिया नहीं। पॉलिटिकल वजहों से अभी बंगाल में जो चल रहा है आपने देखा ही, तो अगर बैकवर्ड कमीशन को लगता है कि एक स्टैंडर्ड क्राइटेरिया बनाया जा सकता है तो उसको रिकमेंड कर सकती है, तो इससे पॉलिटिसाइजेशन ऑफ जो बैकवर्ड क्लास है वो थोड़ा सा नहीं होगा, तो कम से कम झगड़े नहीं होंगे। बैकवर्ड क्लास में किसी को डालना है तो उसके लिए क्राइटेरिया होगा जो ट्रांसपेरेंट होगा और सबको पता होगा। ठीक, दूसरा, इसकी जो भी रिकमेंडेशन है, इंक्वायरीज हैं, ब्यूरोक्रेसी उसको एग्जीक्यूट ठीक से नहीं कर पाती। ठीक, रिसोर्सेज कम है। आपको पता है कि अगर मान लो 100 रुपये बजट में प्रावधान किया गया वेलफेयर स्कीम्स के लिए, तो फिर एक बड़ी पॉपुलेशन पहुंचाने के लिए रिसोर्सेज उतने पर्याप्त नहीं होते हैं कई बार। और क्या, रिजर्वेशन, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, इन सब के आधार पे आंदोलन होते रहते हैं, जैसे महाराष्ट्र में मराठा रिजर्वेशन के लिए, हरियाणा में जाट रिजर्वेशन के लिए। यूथ फॉर पॉलिसी नाम की एक संस्था है जिसने एनजीओ है, जिसने सर्वेक्षण कराया, तो पता चला एनसीबीसी के बारे में लोगों को पता ही नहीं। अभी बात क्या है ना, यूपीएससी की तुम तैयारी कर रहे हो इसलिए तुमको पता है एनसीबीसी क्या है। सामान्य ग्रेजुएट जो पढ़ते हैं उनको कितना अवेयरनेस है, कितना वो पढ़ते हैं जानते हो, तो ये डेटा मुझे आश्चर्य नहीं करता, बट फैक्ट है इंडिया की। ठीक है,
तो संवैधानिक दर्जा मिलने से पिछड़े वर्ग के नागरिकों को तो लाभ हुआ है, लेकिन अभी भी अगर इसके रिकमेंडेशन, इसके एनफोर्समेंट को लेकर के काम किया जाए, इसके पास रिसोर्सेज ज़्यादा दिया जाए, तो शायद ये और ज़्यादा एफिशिएंट हो सकता है। इंडिया में जो सिविल सेवा है उनका महत्व और उनकी जो इमर्जिंग रोल है उसकी समीक्षा करें। एक्चुअली रोल ऑफ सिविल सर्विसेज का टॉपिक है, तो क्वेश्चन वहाँ से बना है कि भाई आने वाले समय में, अभी में जिस तरीके से टेक्नोलॉजी ग्रो कर रहे हैं, जिस तरीके से चैलेंजेस इवॉल्व हो रहे हैं, सिविल सर्विसेज कितना रिलेवेंट है, किस तरीके से उसका इंपॉर्टेंस है, उसको रिव्यू करो। तो भारत में सिविल सेवाएं देश के प्रशासनिक ढांचे को बहुत मजबूत बनाती हैं, जो सरकारी नीतियां, कल्याणकारी कार्यक्रम को सुनिश्चित करती हैं और ये शासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, इनका महत्व क्या है? महत्व है पॉलिसी फॉर्मुलेशन और इम्प्लीमेंटेशन में, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर को इंश्योर करना और पब्लिक सर्विस डिलीवरी, वेलफेयर इम्प्लीमेंटेशन, इकोनॉमिक प्लानिंग कई बार करते हैं, डेवलपमेंट की योजनाएं बनाते हैं, डिजास्टर से निपटते हैं। लेकिन ये तो था ट्रेडिशनल रोल। अभी इवॉल्विंग रोल क्या है इनका? आजकल टेक्नोलॉजी ड्रिवन गवर्नेंस हो गया, ई गवर्नेंस हो गया, तो इनको खुद को चेंज करना पड़ेगा। डिसेंट्रलाइजेशन हुआ है डेमोक्रेसी का, अब लोकल बॉडीज हैं, पंचायत हैं। अब ये कहना कि कलेक्टर जिले का मालिक है, ऐसा नहीं है। अब जनता ही मालिक थी और जनता ही मालिक है, अभी ज़्यादा असर्ट कर रहे हैं जनप्रतिनिधि। तो इसकी वजह से आजकल आप ज़्यादा वायरल वीडियोज़ भी देख पा रहे होंगे, झगड़ों के, एक दूसरे के साथ आर्गूमेंट के। पहले था कि जो डेवलपमेंट होता था वो सिर्फ गवर्नमेंट करती थी, स्टेट करते थे। अभी उसमें प्राइवेट पार्टनरशिप भी हो रही है, तो उस हिसाब से भी ब्यूरोक्रेट्स को खुद को एक्सपर्टीज हासिल करनी है। सिटीजन सेंट्रिक गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन देना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो कानून में लिखा है वो है, बल्कि सिटीजन का कैसे लाभ हो सकता है, नियम आधारित नहीं, बल्कि नागरिक उन्मुख, सिटीजन सेंट्रिक, सिटीजन ओरिएंटेड सर्विस देनी। ठीक है, डेमोक्रेटिक अप्रोच के साथ, राइट बेस्ड अप्रोच के साथ। अगला क्या है? आरटीओ, अगर आपको पता है। ग्लोबल डिप्लोमेसी और सॉफ्ट पावर का ज़माना है, तो जो डिप्लोमेट्स हैं हमारे, उनको जियो पॉलिटिक्स को समझना होगा, क्योंकि सिविल सर्विसेज में फिर फॉरेन सर्विस को भी शामिल करो। अभी सिंपल नेगोशिएशन नहीं होता है, अभी जियो पॉलिटिक्स की अच्छी अंडरस्टैंडिंग चाहिए, ताकि ठीक से नेगोशिएट कर सकें, क्लाइमेट चेंज जैसे मसलों पर बात कर सकें। इंडिया की जिस तरीके से जो पावर है, जो प्रतिष्ठा है, बढ़ रही है, तो चैलेंजेस भी इंडिया के सामने है, तो उसमें उनको थोड़ा एक्सपर्ट होना पड़ेगा। जो सिविल सर्वेंट है हमारे, ये सही बात है कि उनका कॉलोनियल हैंगओवर नहीं उतरा है। जरूरी है कि उनको एक्सपोजर दिया, जरूरी है उनकी ट्रेनिंग दी जाए, जरूरी है उनका कैपेसिटी बिल्डिंग किया जाए, जरूरी है कि जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसको थोड़ा और बेहतर बनाया जाए। तभी हम 21st सेंचुरी में जो नेशनल प्रोग्रेस है, राष्ट्रीय जो विकास है, उसकी आकांक्षाओं या एम्बिशन जो है, उसके एस्पिरेशन को हम फुलफिल कर पाएंगे। ठीक, WTO की बात कर लेते। जब ये क्वेश्चन बना रहा था उस समय अमेरिका में चुनाव हो गया था, ट्रंप आ गए थे, तो लगा था WTO तो अब कचरे में डाल दिया जाएगा। अब डाल ही दिया गया है, टैरिफ वार चालू कर दिया। तो समझ में आ गया था कि विश्व व्यापार संगठन है वो खत्म हो गया। तो कमेंट ऑन द पोटेंशियल रिलेवेंस ऑफ WTO पोस्ट US इलेक्शन। तो उस समय टैरिफ वाला वार हुआ नहीं था, वो तो अप्रैल में हुआ। ये क्वेश्चन कहीं मार्च में बनाया था, तो संभावना तो थी कि भाई ट्रंप वापस आ गए। तो ट्रंप के वापस आने की वजह से द री इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ट्रंप इन November 24 हैज सिग्निफिकेंट इम्प्लीकेशन फॉर द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब वो क्या इम्प्लीकेशन है? पहला जो टर्म था उसमें उन्होंने डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी को ख़त्म ही कर दिया था, बिल्कुल पैरालाइज कर दिया था। अभी इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम करते हैं कि भाई उन्होंने रिसिप्रोकल टैरिफ लगा दिया WTO की, उनकी फ़र्क नहीं पड़ता क्या है क्या नहीं है। और WTO का जो मोस्ट फेवर्ड नेशन का प्रिंसिपल था उसको ये वायलेट करता है। इसकी वजह से बायलैटरल जो या मल्टीलैटरल जो ट्रेड रिलेशन है अमेरिका के, वो भी प्रभावित होंगे। WTO की अथॉरिटी जो है अपीलेट बॉडी को ख़त्म ही कर दिया है, निष्क्रिय हो गया। इससे मल्टीलैटरिज्म या जो बहुपक्षवाद है वो कमज़ोर पड़ेगा। ग्लोबल ट्रेड जो हो रहा था वो एक बार उसका शिफ्ट फिर से लिबरल ग्लोबल के बजाय प्रोटेक्शनिस्ट, कंजर्वेटिव, मागा टाइप का हो जाएगा। इसका डोमिनो इफेक्ट पैदा हो सकता है, जैसे जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं अलग अलग राष्ट्रों की, उनके सामने खतरा आ सकता है। सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो सकती है। डेवलपिंग इकोनॉमी को काफ़ी चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। भविष्य में क्या हो सकता है, क्या करना चाहिए? पहले तो भाई क्या करो कि मल्टीलैटरल एंगेजमेंट जो है अलग अलग राष्ट्रों के साथ, अलग अलग एजेंसीज, अलग अलग ग्रुपिंग्स को, उसको मजबूत करो। डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म को एक बार रिवाइव करने की कोशिश करनी चाहिए, अमेरिका को छोड़कर बाकी जो राष्ट्र हैं उनको। ज़्यादा दिक्कत हो, अमेरिका को निकाल नहीं सकते यार, लेकिन प्रेशर तो बना सकते हैं। ट्रेड एग्रीमेंट में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी लाओ। यूनिलैटरल एक्शन, रेसिप्रोकल टैरिफ जैसे करने के बजाय डायलॉग करो। ठीक है। इन द चेंजिंग सिनारियो, विच की एरियाज should India Bangladesh relation focus on to fulfill their shared socio-economic aspirations?
बदलते परिदृश्य में जब देखिए रहो बांग्लादेश में क्या चल रहा है, भारत बांग्लादेश संबंधों को अपनी साझा सामाजिक आर्थिक आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए किन प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान देना चाहिए। एक्चुअली भारत बांग्लादेश संबंध बदल रहे हैं इन्फिल्ट्रेशन की वजह से, स्मगलिंग की वजह से, रिजीम चेंज की वजह से, रेडिकलाइजेशन की वजह से, चाइना फर्स्ट पॉलिसी की वजह से बांग्लादेश की। लेकिन प्रॉब्लम उनकी सेम है। इंडिया और बांग्लादेश के प्रॉब्लम में जो सिमिलरिटी है वो है सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर ये एस्पिरेशन दोनों पूरा करना चाहते हैं तो किन क्षेत्रों पे ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो बना दो एक बांग्लादेश का मैप यहाँ पे शॉर्ट में। मैं मैप की बहुत सिफारिश नहीं करता हूँ बट ये बना सकते, छोटा है। तो पहला ये है कि ट्रेड एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। ट्रेड इकोनॉमिक में कॉपरेशन कर सकते हैं, भले उधर रेडिकलाइजेशन चल रहा है, रिजीम चेंज हो गया है, ये चलते रहना चाहिए। क्योंकि बांग्लादेश देश इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर था, जिसके साथ सबसे ज़्यादा ट्रेड होता था इंडिया में, उसके पास शायद नेपाल था। ट्रेड बैरियर वगैरह कम करो बजाय कि बढ़ाने के। ठीक, कनेक्टिविटी, जो कनेक्टिविटी के हिसाब से शुरू हुआ था कि इंडिया के नॉर्थ ईस्ट को बांग्लादेश की मदद से कनेक्ट करना है, वो तो ठंडे बस्ते में जा रहा है, लेकिन उसको कंटिन्यू रखना चाहिए। आदर्श स्थिति तो यही है। हमने मैत्री एक्सप्रेस, बंधन एक्सप्रेस, ये सब चलाए ही थे। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे ध्यान देना चाहिए इंडिया बांग्लादेश को, हाई इम्पैक्ट, कम्युनिटी इम्पैक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। एनर्जी और वाटर रिसोर्स कॉपरेशन, क्योंकि सोशियो इकोनॉमिक जो कंसर्न्स हैं या शेयर्ड जो इंटरेस्ट हैं उनको डेवलप करना है, इसलिए सब बता रहे। ठीक है, सिक्योरिटी और बॉर्डर मैनेजमेंट को भी मजबूत करना है ताकि किसी भी टाइप के फ्रिंज एलिमेंट डिरेल ना कर सके रिलेशन को। पीपल टू पीपल टाइज और कल्चरल एक्सचेंजेस बढ़ाइए। जो घुसपैठिए हैं उनको वापस करना है, लेकिन बांग्लादेश के जो लोग वीजा लेकर के सामान्य तरीके से आ रहे हैं, चाहे वो मेडिकल टूरिज्म पे आ रहे हों, चाहे वो कल्चरल एस्पेक्ट की वजह से आ रहे हों, या जैसे क्या नाम उनका, जिन्होंने लज्जा लिखा है, तस्लीमा नसरीन, ऐसे लोगों को अब तक सिटीजनशिप नहीं दे पाए हम, तो मजबूत करना चाहिए। वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, इकोनॉमिक टाई को डिपेंड करो, बिम्स्टेक वगैरह में पार्टनरशिप बढ़ाओ, वाटर डिस्प्यूट को सॉल्व करो, लेकिन ये कंडीशनल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ ट्रांजेक्शनल होना चाहिए, सिर्फ हम ही कर रहे हैं। अभी एस जयशंकर ने बोला कि इंडिया के साथ अच्छे रिश्ते नहीं रखना है तो उसकी भी अपनी कॉस्ट चुकानी ही पड़ेगी। एनहांसिंग डिजिटल और ग्रीन एनर्जी कॉपरेशन, रिजॉल्विंग बॉर्डर इशूज ज़्यादा बचे नहीं हैं, लेकिन अभी देखा इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट वगैरह को भी शायद कुछ कुछ जगहों पे बंद किया गया, तो चिंता की बात है। पोर्ट एक्सेस कम किया गया दोनों तरफ से। वर्तमान समय में भारत को अपने पड़ोसियों के साथ संबंध में किन प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। आईआर का जो टॉपिक है, नेबरिंग कंट्रीज, उससे रिलेटेड है। व्हाट आर द की चैलेंजेस इंडिया फेसेस कंसर्निंग इट्स नेबर्स इन द प्रेजेंट टाइम, यानी कि भारत को अपने पड़ोसियों से किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो बताओ कि भारत के पड़ोसी कौन से और उनके साथ ऐतिहासिक संबंध है, भौगोलिक निकटता है, रणनीतिक हित। एक छोटा सा मैप बना सकते हो चाहो तो। चुनौतियाँ क्या मिल रही हैं। पहली चुनौती तो बॉर्डर डिस्प्यूट और सिक्योरिटी कंसर्न की है, और बड़ी चुनौती है, और ये चाइना के साथ भी है, पाकिस्तान के साथ भी है, बांग्लादेश के साथ में दिक्कत नहीं है, म्यांमार भूटान के साथ भी नहीं है। दूसरा वाटर और रिवर डिस्प्यूट, जो भी इंडस वाटर ट्रीटी है, इसको लेकर के काफ़ी इशूज है। तीस्ता का था ही पहले, नेपाल के साथ भी इसको लेकर इशूज है। चीन की भूमिका, ब्रह्मपुत्र पे बदमाशी कर रहा है, पानी डाइवर्ट करता है और उसमें डैम वगैरह बना रहा है। इकोनॉमिक और ट्रेड बैरियर्स, चाइना बहुत सारे एक नॉन टैरिफ बैरियर लगाता है, इंडियन गुड्स को ठीक से इंपोर्ट नहीं करने देता, इधर डंपिंग कर रहा है, हमारी डिपेंडेंसी है। श्रीलंका की इकोनॉमिक क्राइसिस थी। ग्रोइंग चाइनीज इन्फ्लुएंस इन साउथ एशिया, साउथ एशिया जो हमारा बैकयार्ड है वहाँ पे चाइना अपना फुटप्रिंट बढ़ाता जा रहा है BRI की मदद से भी, और जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं कहीं ना कहीं उनको फियर और फंड दे करके भी। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, म्यांमार है, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, इवन पाकिस्तान में भी रिफ्यूजी क्राइसिस चली रही है। वे फॉरवर्ड क्या है, डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट को लगातार मजबूत रखो, जहाँ पे सीधा नहीं वहाँ पे ट्रैक टू डिप्लोमेसी, जैसे कि अब अफगानिस्तान के साथ ट्रैक टू डिप्लोमेसी कर सकते हैं औपचारिक तरीके से, किसी एक्स डिप्लोमेट को भेज दिया इस तरीके से। एनहांसिंग रीजनल इकोनॉमिक कॉपरेशन, बिम्स्टेक, सार्क तो खत्म हो चुका है मान लो, मतलब ठंडे बस्ते में बिम्स्टेक जैसी संस्थाओं की मदद से आप कनेक्टिविटी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे काम कर सकते हो। सिक्योरिटी और बॉर्डर इश्यूज को सॉल्व करो। इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट तो ठीक है हमारा, मॉडर्नाइज करो उसको, लेकिन काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन सिंदूर वगैरह के माध्यम से ठीक से तमीज़ में रखो उनको। और जो हमारे फ्रेंडली कंट्रीज हैं उनके साथ एंटी टेररिज्म एक्सरसाइज वगैरह भी आप कर सकते हैं। चाइना के इन्फ्लुएंस को काउंटर कैसे करोगे, चाइना जो इन्वेस्ट करता है उसका अल्टरनेटिव दो, लाइक माइंडेड कंट्रीज की मदद से, जैसे कि अमेरिका का मिलेनियम डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जापान का इंटरनेशनल बैंक है, उससे पैसे दिलवाओ। वियतनाम और आसियान कंट्रीज के साथ भी हमारे कॉपरेशन बढ़नी चाहिए ताकि एक्सटेंडेड नेबरहुड के साथ भी हमारे अच्छे संबंध हो सके। ठीक है, सस्टेनेबल वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट करो, पाकिस्तान के साथ नहीं, आप बांग्लादेश के साथ कर सकते हो, और अच्छे रिलेशन, पाकिस्तान के साथ तो नहीं होना चाहिए, होना ही नहीं चाहिए। देखते हैं क्या युद्ध करते हो। डिस्कस द पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑफ यूएस गवर्नमेंट न्यू इमिग्रेशन पॉलिसी ऑन इंडिया। अमेरिकी सरकार की नई इमिग्रेशन जो पॉलिसी है अभी, जो लोगों को ज़बरदस्ती पकड़ करके बेड़ियां लगा करके भेजा था, आपको पता ही, उसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
और ये सवाल क्यों है? क्योंकि आपके सिलेबस में लिखा हुआ है पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑन इंडिया। तो जनवरी 25 में डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी इमिग्रेशन सिस्टम में चेंज लाया, और अब ट्रेड वार वाला जो निबंध है उसमें बहुत विस्तार से हर चीज़ चर्चा की, प्लीज़ उसको देख लीजिए, उससे काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, आईआर और ऐसे दोनों से रिलेटेड और जीएस से भी रिलेटेड, जो अवैध इमिग्रेशन को संबोधित करता है और कानूनी इमिग्रेशन मार्गों में सुधार करने की प्रशासन की प्रतिबद्धता को दिखाता है। कुछ भी लिख देना कि भाई ट्रंप ने अभी ये कानून बदला है, अभी इस तरीके से डिपोर्ट किया है, जो भी है कॉन्टेक्चुअल सिग्निफिकेंस के आधार पर लिख देना। भारत पर सकारात्मक प्रभाव क्या पड़ेगा? भाई जो भी डंकी रूट से गए हैं, बदमाशी कर रहे हैं, अगर उनको वापस डिपोर्ट कर रहे हैं तो क्या दिक्कत है? भारत को क्या दिक्कत है भाई? भारत क्यों इलीगल माइग्रेशन का समर्थन करेगा? इससे इंडिया और अमेरिका के बीच में बिजनेस कोलेब्रेशन और मजबूत होंगी सहयोग। दूसरा, इंडियन स्टूडेंट के एडमिशन को मजबूती मिलेगी, क्योंकि जो लीगली गए हैं वहाँ पे उन छात्रों को मदद मिलेगी। इस रेमिटेंस अगर ठीक से जाएंगे तो ठीक। एनकरेजमेंट ऑफ लीगल माइग्रेशन पाथवेज, तमीज़ से जाओ, कानूनी तरीके से जाओ, तो इससे भी इसको एनकरेजमेंट भी बढ़ावा बनेगा। नकारात्मक रूप से क्या प्रभाव पड़ेगा भारत पे? पहला, डिपोर्टेशन बढ़ रहा है अनडॉक्यूमेंट इंडियन का। कहा जा रहा है लगभग 18,000 ऐसे लोग हैं अमेरिका में। H1B वीजा रेगुलेशन की वजह से हो सकता है भारत के स्टूडेंट पर माफ़ करना, भारत के IT प्रोफेशनल पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े, ठीक है। और H1B है और शायद एक H1NA है जो एक मजदूर वर्ग को संबोधित करता है, खेती में काम करने वाले, ऐसे पहले वो चलाया गया था। टैरिफ वार वाला वो देखना यार, ट्रेड वार वाला वीडियो, उसमें ये सब बात की है ठीक से। रिवोकेशन ऑफ बर्थ राइट सिटीजनशिप, कि भाई यूएस ने कहा कि अगर कोई पैदा हो गए वहाँ पे तो उसका सिटीजनशिप मिल जाएगा, जो पहले होता था। अब उसको भी ये लोग चेंज कर रहे हैं, तो जो बच्चे होंगे प्रभावित होंगे। एनहांस्ड वेटिंग एंड वीजा डिलेज, इम्पैक्ट ऑन इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी रिलेशन, ठीक है। चुनौतियाँ बहुत हैं, लेकिन जो स्किल्ड प्रोफेशनल्स हैं, लीगली माइग्रेंट्स हैं और बिजनेस जो पर्सनस हैं, उनके लिए हमेशा दरवाज़ा खुला है। और बैलेंस्ड अप्रोच के साथ हम सिक्योरिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ दोनों को हम बैलेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट है भारत जो वैश्विक दक्षिण है या ग्लोबल साउथ जिसको कहते हैं, डेवलपिंग जो इकोनॉमीज है, कि साझा चिंता और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है। वैश्विक मंच पर वैश्विक दक्षिण का नेतृत्व करने में भारत की भूमिका की चर्चा करें। इंडिया रिप्रेजेंट द शेयर्ड कंसर्न एंड एस्पिरेशन ऑफ ग्लोबल साउथ, डिस्कस इंडियाज रोल इन लीडिंग द ग्लोबल साउथ ऑन ग्लोबल स्टेज। ये सवाल इसलिए है ताकि ग्लोबल साउथ पे कुछ भी पूछे, इंडिया की लीडरशिप ग्लोबल साउथ पे पूछे, या डेवलपिंग जो कंट्रीज हैं उनमें इंडिया कैसे लीडरशिप प्रोवाइड कर सकता है उस पे पूछे, या इंडिया का रोल किस तरीके से एमर्ज हो रहा है उस पे पूछे, तो हर लिहाज से आप कर पाओ। ये सिर्फ क्वेश्चन आंसर नहीं है मित्र, ये आपका कैपेसिटी बिल्डिंग है। तो ग्लोबल साउथ का मतलब समझा दो क्या होता है। ग्लोबल साउथ रिफर्स टू डेवलपिंग एंड लेस इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस, कि भाई जो भी विकास कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा औद्योगिकरण उनका नहीं हुआ है, स्पेशली एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका की कंट्रीज, इनको बताता है, ठीक है। जबकि ग्लोबल नॉर्थ थोड़े से वेल्थियर। भारत कैसे इन ग्लोबल साउथ की चिंताएं, जो कंसर्न्स हैं और जो एस्पिरेशंस हैं, ख्वाहिशें हैं, उसको रिप्रेजेंट करता है। ज़रूरत नहीं मैप बनाने की, क्योंकि मुझे तो नहीं आता भाई, आता है तो ही बनाने का, टाइम वेस्ट नहीं करने का। पहला तो इंडिया क्लाइमेट जस्टिस का चैंपियन है, न मालूम इंटरनेशनल सोलर अलायंस, बायो अलायंस, ग्रीन एनर्जी 2070 तक, नेट न्यूट्रलिटी, सब इंडिया ने टारगेट रखा है। तो इंडिया द चैंपियन इन पॉलिसीज में, तो हेल्प कर सकते हैं इंडिया, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट दे सकता है, ठीक है फाइन। फेयर ट्रेड एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म, इंडिया ने फेयर ट्रेड और इकोनॉमिक रिफॉर्म के लिए काफ़ी काम किया है, तो इससे इंस्पायर हो सकते हैं ग्लोबल साउथ वाले। और WTO में हम साथ में मिल करके जो ये सब्सिडी को लेकर के बकवास करते हैं डेवलप्ड कंट्रीज, उनका विरोध कर सकते हैं। एडवोकेसी फॉर मल्टीलेटरिज्म, इंडिया और ग्लोबल साउथ दोनों चाहते हैं कि मल्टीलेटरल वर्ल्ड हो, बाईपोलर वर्ल्ड ना हो, चाइना अमेरिका खाली ताकतवर रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए सोवियत era जैसा। तो इसके लिए हम दोनों के कंसर्न सेम है। साउथ साउथ कॉपरेशन, बायलेटरल मल्टीलेटरल कॉपरेशन हमें करना ही करना है, ठीक है। जैसे कि भारत अफ्रीका फोरम, हेल्थ, एजुकेशन, स्वास्थ्य, इन सब पे। एड्रेसिंग डेप्ट क्राइसिस, चाइना ने जो बदमाशी की है या गरीब कंट्री जिस तरीके से डेप्ट ट्रैप में फंसे हैं, उनको लेकर के भी हम कॉपरेशन कर सकते हैं। भारत किस तरीके से वैश्विक मंच पर ग्लोबल साउथ का लीडरशिप कर सकता है, भारत ने दिखा दिया G20 प्रेसिडेंसी में अफ्रीका को दर्ज जो मेंबरशिप है वो दिला करके, ठीक। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हम प्रमोट कर रहे हैं, डेवलपिंग इकोनॉमीज में उनकी मदद कर रहे हैं, इंडिया स्टैक एफर्ट है अफ्रीकन देशों में, आपको पता ही। डिजास्टर डिप्लोमेसी कर रहे हैं, हेल्थ डिप्लोमेसी हम लोग कर रहे हैं, कहीं भी तूफान आता है, कहीं भी दिक्कत होती है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस उनको प्रोवाइड करते हैं। वैक्सीन मैत्री उसका एग्जाम्पल था ही। ऑपरेशन दोस्त मत लिख देना, वो साउथ साउथ कॉपरेशन का नहीं है, तुर्की डेवलप्ड है और बकवास है, बेवकूफ़ है ना, ऑपरेशन मैत्री लिखना। ब्रिजिंग नॉर्थ साउथ डिवाइड, इसकी मदद से एक हिसाब से जो ग्लोबल एरेना है वहाँ पे डिवीजन को कम किया जा सकता है, क्योंकि साउथ जो ग्लोबल साउथ उनका भी डेवलपमेंट होगा, ठीक। तो कंक्लूजन लिख दो कि रिफॉर्म के लिए पुश करना, नॉलेज को शेयर करना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पेस टेक्नोलॉजी, डिजिटल इंफ्रा को भी एक दूसरे के साथ शेयर करने से इंक्लूसिव डेवलप्ड एक ग्लोबल साउथ का निर्माण हो सकता है।
अपनी शुरुआत से ही पूजा स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 1991 ने महत्वपूर्ण विवाद को जन्म दिया है। अधिनियम की विशेषता और चिंताओं की जांच करें। सिंस द इंट्रोडक्शन द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 हैज स्पार्क्ड सिग्निफिकेंट कंट्रोवर्सी, एग्जामिन द फीचर्स एंड कंसर्न्स ऑफ द एक्ट। ये सवाल क्यों पूछा? जब ये सवाल फ्रेम कर रहा था आई थिंक फेब में, तो फेब या मार्च में, उस समय बहुत चल रहा था उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर, कहीं पे कुछ पाया गया, कहीं पे कुछ पाया गया, कहीं पे सूट दाखिल कर दिया गया, कहीं पे पहले मंदिर है ऐसे दावा किया गया। तो भाई जो स्पेशल वर्शिप एक्ट है 1991 का कहीं ना कहीं इसके रिलेवेंस को कम करता है, इसलिए सवाल पूछा। आए ना आए, लेकिन मुझे लगा कि करंट अफेयर का टॉपिक है, इस तरह के सवाल इससे पहले पूछे जा चुके हैं तो बता देना चाहिए। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 91 का क्या कहता है कि भाई 15 अगस्त 1947 को जो भी स्थिति से उस स्टेटस को बनाए रखो, चेंज मत करो, ठीक है। और ऐसा इसलिए भी जरूरी है ताकि सामाजिक सौहार्द बना रहे, फैब्रिक जो है सोसाइटी की वो भी मेंटेन रहे और दंगे ना हो, लिटिगेशन ना हो अननेसेसरी, ठीक, ऐसा है। तो कानून के बारे में बता देना। चिंताएं क्या है? इसका वायलेशन होता रहता है और क्या है, इसको क्रिटिसाइज भी कुछ लोग करते हैं कि ये जो ट्रेडिशनल राइट थे यहाँ की मेजॉरिटी कम्युनिटी को, उसको कहीं ना कहीं बैन करता है। आर्टिकल 25 का भी वायलेशन कि वो अपने पूजा स्थल को दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते इसकी वजह से। और जो हिस्टोरिकल रॉन्ग हुए, ऐतिहासिक गलतियाँ हुई, मंदिरों को तोड़ा गया, उसको करेक्ट नहीं कर पाएंगे इस कानून की वजह से, ठीक। डिस्प्यूट जो है उनको रिजॉल्व नहीं करने देगा ये। कुछ ऐतिहासिक फैसले हैं जैसे ज्ञान वापी केस में, ठीक, ठीक है। जैसे उसमें कहा गया कि ये जो कानून है ये यहाँ पे लागू नहीं होता ज्ञान वापी वाले इशूज पे। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस अधिनियम की व्याख्या करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 2019 में जो अयोध्या का फैसला था राम मंदिर का, उसमें भले राम मंदिर के हक में फैसला दिया, लेकिन ये जो कानून है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, इसको कानून की वैलिडिटी को, कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को बरकरार रखा है सुप्रीम कोर्ट ने। ये भी कंक्लूजन लिख सकते हैं। जेंडर बजट सेल क्या है और जीबीसी किस प्रकार बजटीय व्यय की प्रभावशीलता को बढ़ाते हैं? कैग अवलोकन के आलोक में भारत में जीबीसी की प्रभावी स्थापना और कामकाज के उपाय सुझाएं। व्हाट इज ए जेंडर बजट सेल and how can GBC enhance the effectiveness of budgetary spending in light of CAG observations suggest measure for effective establishment and functioning of GBC। कुल मिलाकर के जेंडर बजट सेल क्या है कि भाई जब भी आप बजट बना रहे हो तो सभी प्रकार के जेंडर, चाहे LGBT हो चाहे महिला हो, उनके साथ न्याय सुनिश्चित हो सके, ठीक, जो भी हैं उनके साथ जस्टिस हो सके, उनके लिए वेलफेयर स्कीम चलाई जा सके। देख लो महत्व क्या है, पहले तो महिला हैं या फिर LGBT क्यों हैं, उनके लिए बेहतर पॉलिसी फ्रेमवर्क हो, बेहतर रिसोर्स एलोकेशन हो, ठीक। लेकिन चैलेंजेस पहला क्या है कि हमारे पास रिसोर्स ही नहीं है, हमारे पास डेटा ही नहीं है, क्या प्रॉब्लम एक्चुअली फेस कर रही। कुछ ही डिपार्टमेंट में इस तरीके से दृष्टिकोण लागू किया जा रहा है। सिर्फ 5% ही टोटल एक्सपेंडिचर का खर्च किया था 2023 के बजट में जेंडर बजट या जेंडर स्पेसिफिक बजट एलोकेशन में इंडिया ने। तो ये सब प्रॉब्लम है। कैग की कुछ सिफारिशें हैं इसके लिए। पहली सिफारिश क्या है? कैग ने कहा कि भाई जो बजट है जेंडर आधारित महिलाओं के लिए, उसका उपयोग कम हुआ, तो बेहतर है कि थोड़ा सा आउटकम बजटिंग को प्रमोट किया जाए, ठीक है। दूसरा, निगरानी और मूल्यांकन तंत्र, यानी कि जो मॉनिटरिंग है, इवेल्युएशन है, मैकेनिज्म की किस तरीके से एग्जीक्यूट किया जा रहा है, वो भी होना चाहिए। डेटा भी होना चाहिए आपके पास, ट्रांसपेरेंसी भी होनी चाहिए। अब कैग क्या काम करता है? कैग स्क्रूटनी करता है कि फंड का ठीक से यूज हुआ क्या, तो कैग जो काम करता है वहीं आपको लिख देना है। कैग के सजेशन नहीं भी पता होगा तो भी आप लिख पाओगे। आगे का रास्ता ये है कि ठीक से पॉलिसी निर्माण करो, ठीक से बजट बनाओ, इम्प्लीमेंट करो उनको, ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, उनकी एबिलिटी को बढ़ाओ, ठीक, ये सब पढ़ लेना। बाकी इससे SDG 5 जेंडर जस्टिस इंश्योर हो पाएगा। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की जॉब है टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन पीपल्स राइट टू नो एंड द स्टेट लेजिटिमेट नीड फॉर लिमिटेड सिक्रेसी। केंद्रीय सूचना आयोग का काम है कि लोगों को इन्फॉर्मेशन भी मिले, राइट टू नो का राइट भी हो, और राज्य की जो एक सिक्रेसी है जो भी राष्ट्रीय हित में है वो भी बची रहे, तो उसके बीच बैलेंस करना है। इसको एग्जामिन कीजिए। 2 चीज़ें कहूँगा, किसी भी डेमोक्रेसी में ट्रांसपेरेंसी इज द रूल, सिक्रेसी इज एक्सेप्शन। DY चंद्रचूड़ के शब्दों में सनराइज इज द बेस्ट डिसइंफेक्टेंट। भैया जो कुछ भी खोल के बता दो, डिक्लासीफाई कर दो एक समय के बाद, काहे को छुपा के रखना है। तो बताओ, केंद्रीय सूचना आयोग का महत्व, RTI का महत्व, आर्टिकल 19(1)A का महत्व, 21 का महत्व, ठीक। फिर बताओ कि ट्रांसपेरेंसी और प्राइवेसी में किस तरीके से बैलेंस स्थापित करता है चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन। ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा देता है, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को रिवील करने से मतलब रिवील नहीं किया जाएगा, रिकॉग्नाइज करता है इस ज़रूरत को स्टेट के। लेकिन बैलेंस स्थापित करने में बहुत चैलेंजेस है।
पहला, ओवर रीच वर्सेस रिस्ट्रिक्शन। एट टाइम्स पब्लिक अथॉरिटीज डिनाई इन्फॉर्मेशन अंडर ब्रॉड क्लेम्स ऑफ सीक्रेसी। कहीं भी अप्लाई करो पता चलता है कि हाँ भैया दे नहीं सकते, नेशनल इंटरेस्ट में है, ये नहीं है, सीक्रेट है, ये है, वो है। ठीक, 22,000 से भी ज़्यादा सेकंड अपील फाइल किया है लोगों ने। एग्जाम्शंस का मिसयूज हो जाता है कई बार। ठीक, कई बार सेक्शन 8 में एग्जाम्शंस है अलग अलग आधारों पर, तो इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं उसको आधार बना करके। टेक्नोलॉजी और प्राइवेसी कंसर्न, कई बार होता है कि इन्फॉर्मेशन आ गई तो कहीं पे भी लीक होने का डर है, लोगों की प्राइवेसी वायलेट होती। जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, जैसे केएस पुट्टास्वामी में राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट माना गया, तो व्यक्तिगत डेटा, पर्सनल डेटा को देने से अधिकारी डरते। ठीक, कुछ सिफारिशें हैं ताकि मजबूत कर सकें इसे। आरटीआई आपके चैप्टर में है ना मेरे भाई, इसलिए बता रहे हैं। सरकार इन्फॉर्मेशन जो अनुचित तरीके से रोकती है उसको जारी करने के लिए सीआईसी यानी चीफ इन्फॉर्मेशन कमीशन को, सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन को मजबूत होना होगा, और स्टेट में स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन को और मजबूत होना होगा। जो इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स हैं और जो कर्मचारी हैं उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग, उनकी ट्रेनिंग, ये सभी देने की ज़रूरत है। आरटीआई को और मजबूत बनाने की ज़रूरत है। कंक्लूजन क्या लिख सकते हो कि ट्रांसपेरेंसी फोस्टर्स अकाउंटेबिलिटी। ट्रांसपेरेंसी से अकाउंटेबिलिटी आती है, पब्लिक ट्रस्ट बनता है। अगर आप ऐसा करेंगे तो डेमोक्रेसी को डीपन करेंगे, आरटीआई को मजबूत करेंगे, इससे पब्लिक गुड क्रिएट होगा और अंत में नेशन बिल्डिंग होगा। राज्यपाल हमेशा चर्चा में रहते हैं किसी न किसी वजह से। गवर्नर्स आर फ्री टू डिसाइड ऑन बिल्स एट एनी मोमेंट। तमिलनाडु का केस आपने देखा ही ना, सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह से 142 के तहत जजमेंट दिया। बट दे आर नॉट अलाउड टू यूज देयर अथॉरिटी टू ऑब्स्ट्रक्ट और पोस्टपोन द ऑपरेशन ऑफ ए डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने डांट लगाई। राज्यपाल किसी भी समय विधेयक पर निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, ठीक है, लेकिन उन्हें लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार के काम में बाधा डालने या स्थगित करने के लिए अपने अधिकार का उपयोग करने की अनुमति नहीं है। परीक्षण कीजिए, एग्जामिन कीजिए इसे। ठीक, तो बताओ भाई कि राज्यपाल का क्या रोल है। ठीक, वो संविधान के संरक्षक के रूप में काम करते हैं। ठीक, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय नहीं है कि उनके हिसाब से काम करेंगे। ठीक, राज्यपाल केंद्र राज्य संबंधों की आधारशिला है, इसलिए राज्य के संवैधानिक प्रमुख के नाते उनकी भूमिका लोकतंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। गवर्नर इज द लिंक पिन ऑफ सेंटर स्टेट रिलेशन एंड देयरफॉर हिज रोल, देयर रोल कर लो यहाँ पे जेंडर न्यूट्रल, देयर रोल एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट इज इंपॉर्टेंट फॉर डेमोक्रेसी। आर्टिकल 200 बताता है कि क्या क्या विकल्प है गवर्नर के पास। किसी बिल को रिजर्व कर सकता है राष्ट्रपति के लिए या लौटा सकता है। ठीक, तो गवर्नर की इस पावर का क्रिटिसिज्म कैसे होता है कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूशन के स्पिरिट के अगेंस्ट है कि पॉपुलर गवर्नमेंट के विल के खिलाफ आप जा रहे हो। फेडरलिज्म इससे कमज़ोर होता है। कानून बनाने में बहुत देरी होती है अगर आप डिले करोगे या राष्ट्रपति के पास भेजते रहोगे हर बिल। डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल के भी काफ़ी खिलाफ है। पॉलिटिकल प्रेजुडिस, पहले से राजनीतिक विचारधारा की वजह से विरोधी की सरकारों को आप इस तरह से परेशान करते हैं। आइडियोलॉजिकल इन्फ्लुएंस अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट रूलिंग, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे मामलों में जजमेंट दिया है। टाइम लिमिट ही नहीं है सेंट देने की कि आपके पास बिल आया तो आप पॉकेट वीटो कर दोगे, तो ये भी ठीक नहीं है। अकाउंटेबिलिटी है नहीं फिर कहीं। ठीक, इससे क्रेडिबिलिटी खराब होती है। कुछ सिफारिशें हैं, सरकारिया कमीशन की सिफारिशें हैं कि मुख्यमंत्री के परामर्श के बाद ही राज्यपाल की नियुक्ति हो। राज्यपाल पॉलिटिकल ना हो, न्यूट्रल बैकग्राउंड का हो या दूसरी स्टेट का हो। राजमन्नार कमेटी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है चूँकि बदमाश था थोड़ा। वेंकटचलैया कमीशन की भी सिफारिश है कि गवर्नर शुड नॉट इंटरफेयर इन डिसीजन एंड डेली एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गवर्नमेंट, ये इंपॉर्टेंट। सेकंड ARC भी कुछ ऐसा ही कहता है। पुंछी कमीशन ने भी काफ़ी सिफारिशें दी, तो ये आप लिख सकते हो। कुछ मामले हैं राज्यपाल से जुड़े हुए। शमशेर सिंह का केस है, नबम राविया जो बहुत फेमस केस है साल 2016 का, उसमें कहा गया कि आर्टिकल 200 के तहत राज्यपाल का विवेकाधिकार सिर्फ इस बात तक सीमित है कि किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए रिजर्व किया गया या नहीं। ठीक है, और राज्यपाल जो भी निर्णय देगा, कार्यवाही करेगा, उसका जुडिशियल स्क्रूटनी हो सकता है, जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। ठीक, कंक्लूजन लिख देना फिर। राज्यपाल को बैलेंस स्थापित करके डेमोक्रेसी के लिए काम करना चाहिए, बजाय कि प्रेजुडिस के आधार पर। नेक्स्ट, इंक्लूजन के लिए व्यापक जनगणना के माध्यम से जातिगत विविधता को मान्यता देना आवश्यक है। कथन के आलोक में जाति जनगणना की आवश्यकता और इससे जुड़ी चुनौतियों पर प्रकाश डालें। इंक्लूजन रिक्वायर्स रिकॉग्नाइजिंग कास्ट डाइवर्सिटी थ्रू अ कॉम्प्रिहेंसिव सेंसस। इन लाइट ऑफ द स्टेटमेंट हाईलाइट द नीड ऑफ कास्ट सेंसस एंड चैलेंजेस एसोसिएटेड विद इट। सुप्रीम कोर्ट ने, माफ करना, कैबिनेट ने कास्ट सेंसस को अनुमति दे दी है। तो भाई ये कॉम्प्रिहेंसिव सेंसस जरूरी है भारत में पॉलिसी फ्रेमवर्क के लिए, इंक्लूजिविटी के लिए, और उसमें कास्ट सेंसस एक बड़ी भूमिका निभा सकता है। उस पर आपको बताना है। तो जाति जनगणना क्या है? जनसंख्या के भीतर जो अलग अलग जातियां हैं उनकी स्थिति, सोशियो इकोनॉमिक स्थिति पर डेमोग्राफिक डेटा इकट्ठा करना है। क्यों जरूरत है कास्ट सेंसस? पहला तो सोशल इनइक्वलिटी समझ में आएगा, तो उस हिसाब से प्लान बना पाएंगे। पॉलिसी मेकिंग में भी आपके पास डेटा होगा, एम्पेरिकल डेटा होगा।
ठीक है, जैसे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट था, तो इसके लिए हमने यूज किया कास्ट एंड सोशल इकोनॉमिक इंडेक्स का जो डेटा था उसका। तो ऐसे ही अलग अलग प्लानिंग पॉलिसीज के लिए हम कर सकते हैं। रिजर्वेशन को भी रीअसेस कर सकते हैं कि किसको ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पा रहा है। ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन की भावना के अनुरूप भी है। चैलेंजेस लेकिन क्या क्या, कास्ट सेंसस होगा तो सोशल डिवीजन होना ही है भारत में, क्योंकि भारत में उसका पॉलिटिसाइजेशन इमीडिएटली हो जाएगा। फायदे इसके हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो फायदे अगर प्रोफेशनली और बहुत जनता के हित के लिए किए जाएँ तो ठीक है, लेकिन जैसे ही कोई भी डेटा आएगा उसका पॉलिटिसाइजेशन शुरू हो जाएगा। हालाँकि अभी अलग-अलग राज्यों ने करवाया है सर्वे, जो चीज़ें पहले से ही एक अनुमान है लोगों को वही निकल कर के आ रही हैं, तो ऐसे कोई बिग बैंग डेटा, बिग बैंग चेंज नहीं हो जाएगा, इसलिए बहुत कोई डिवीजन आने की संभावना नहीं है। बट ठीक है, पॉलिटिसाइजेशन तो होना ही है, उसका होगा ही। ठीक है, दूसरा प्रॉब्लम क्या है, सामाजिक विभाजन तो बढ़े गए। सोशियो इकोनॉमिक जो कास्ट सेंसस था 10 साल से ज़्यादा बीत गए, लेकिन उसके डेटा अब तक फाइनल तरीके से और उपयोगी तरीके से नहीं आ पाए, तो कैसे होगा पता नहीं। कास्ट सेंसस एक चैलेंजिंग काम है, डेटा इकट्ठा करना। कास्ट बेस्ड पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन होगा, अलग अलग जातियाँ अपना अपना राजनीतिक आंदोलन चलाएंगी। कास्ट को डिफाइन करना भी मुश्किल है, जैसे महाराष्ट्र में मराठा है, उसमें एक मराठा होता है, एक कुणबी होता है, दोनों मराठा होते हैं, एक दूसरे में शादियाँ करते हैं, लेकिन कुणबी यहाँ पे ओबीसी है और मराठा ओबीसी नहीं है, तो जाति की परिभाषा में दिक्कत तो आएगी। फिर भी कंक्लूजन लिखने का, भारत में जाति जनगणना पर जो बहस है, सामाजिक न्याय, समान संसाधन आवंटन आदि के लिए बहुत जरूरी है। इसके अतिरिक्त सकारात्मक जो एक्शन है, पॉजिटिव इंटरफेरेंस है, पॉलिसी फ्रेमवर्क है, इसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको बहुत बैलेंस तरीके से, बहुत जुडिशियस तरीके से सोशल फैब्रिक को ध्यान में रखते हुए इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। नेक्स्ट है दल बदल विरोधी कानून के तहत स्पीकर की भूमिका। रिव्यू द रोल ऑफ स्पीकर अंडर द एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक, तो क्या है, पीठासीन अधिकारी के रूप में स्पीकर जो है वो क्या करता है, पार्लियामेंट्री डिसिप्लिन इंश्योर करता है, फेयर डिबेट कराता है, लेजिस्लेटिव एफिशिएंसी को प्रमोट करता है, और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को भी रोक पाता है, अनएथिकल पार्टी स्विचिंग को भी रोक पाता है। या दूसरा तरीका भी है भाई, आर्टिकल के आधार पे कि 10th शेड्यूल ने इंट्रोड्यूस किया 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से 1985 में, स्पीकर का जो भूमिका है वो डिस्क्वालिफिकेशन तक भी जा पहुंची है। ठीक है, स्पीकर की भूमिका क्या है दल बदल में, तो दल बदल में स्पीकर की भूमिका क्या है कि भाई स्पीकर जो है वो एमएलए और एमपी के मामले में, उनके डिफेक्शन के मामले में एग्जामिन करता है कंप्लेन को कि उसको क्या करना चाहिए, उसके खिलाफ क्या एक्शन लेना चाहिए। दूसरा, कोई लेजिस्लेटर है वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा अगर उसने पार्टी की सदस्यता स्वयं छोड़ दी है तो, या पार्टी ने व्हिप जारी किया और उसने उसके हिसाब से काम नहीं किया। ठीक, दिक्कत क्या है, ये फैसला लेने के लिए कोई समय सीमा नहीं निर्धारित है। आपको पता ही होगा कि महाराष्ट्र में स्पीकर काफ़ी समय तक डिसीजन नहीं ले रहे थे, डिस्क्वालिफिकेशन, बाद में सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा। जुडिशियल रिव्यू की बात है, शुरुआत में माना गया था कि भाई स्पीकर के डिसीजन को कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन अब 1992 के की हो तो हलोहान के केस के बाद में स्पीकर के डिसीजन को डिस्क्वालिफिकेशन वाले मामले में चैलेंज किया जा सकता है कोर्ट में। ठीक, स्पीकर का रोल, उसको लेकर के कुछ चिंताएं हैं, जैसे कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है, डिस्क्रिशनरी यानी विवेकाधीन शक्तियों का बहुत मिसयूज होता है, डिस्क्वालिफिकेशन में जिस पार्टी का स्पीकर है वही उसके हिसाब से काम करता है, जुडिशरी का रोल लिमिटेड है, सब सरकारी और करें बदल जाती है, बाद में फिर कोर्ट में लोग जा पाते, न्यूट्रलिटी नहीं है। महाराष्ट्र का पॉलिटिकल क्राइसिस आपने देखा है। करना क्या है, रिफॉर्म लेके आओ, जैसे यूनाइटेड किंगडम है वहाँ पे स्पीकर किसी पार्टी का मेंबर नहीं रह जाता है, ऐसे भारत में भी कर सकते हैं तो लोकतंत्र बेहतर रहेगा। सोमनाथ चटर्जी का याद करो, उन्होंने जो रोल निभाया था। डिस्कस द रोल ऑफ मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी एंड रीजनल पार्टीज इन इंडिया। भारत में बहुदलीय लोकतंत्र और क्षेत्रीय दलों की क्या भूमिका है, चर्चा करें। देखो भैया, भारत में बहुदलीय प्रणाली एक मल्टी पार्टी सिस्टम है, जिसमें नेशनल पार्टीज भी है, रीजनल पार्टीज भी है। ठीक है, अमेरिका वगैरह जैसे तुलना में कि यहाँ पे 2 पार्टी सिस्टम है, ऐसा नहीं भारत में। और ऐसा इसलिए क्योंकि भारत में बहुत डाइवर्स पॉलिटिकल लैंडस्केप है, प्लूरिस्टिक सोसाइटी है, फेडरल स्ट्रक्चर है, रीजनल एस्पिरेशंस भी हैं। बुंदेलखंड की प्रॉब्लम अलग है, गोवा की प्रॉब्लम अलग है। ठीक, तो भारत में जो बहुदलीय लोकतंत्र है, मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी, उसकी क्या भूमिका है। पहला तो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन इससे सबको मिल पाता है, इंक्लूसिविटी इससे आती है, और ये बहुत जरूरी है भारत जैसे राष्ट्र के लिए। ठीक, चेक एंड बैलेंसेस रहते हैं, अगर 4 पार्टियां मिलकर सरकार बनाती हैं तो ज़्यादा इंक्लूसिव गवर्नमेंट चलती है, भले डेवलपमेंट कम होता है लेकिन इंक्लूसिविटी ज़्यादा आती है, तो इससे एक दूसरे पे कंट्रोल रखती है, ताना सही नहीं आ पाती। एनकरेज डिबेट एंड डिस्कशन, डिबेट और डिस्कशन को भी प्रमोट करता है। कोलिशन पॉलिटिक्स आता है, कोलिशन पॉलिटिक्स के अपने फायदे हैं, नुकसान भी हैं। स्ट्रेंथन्स डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन, अधिकतर लोग भाग ले पाते हैं, उनको लगता है हमारी पार्टी भी है, हमारी पार्टी भी है, तो उनको सबको अपना लगता है। रीजनल पार्टीज का क्या रोल है भारत में,
फेडरलिज्म को मजबूत करते हैं, जैसे अलग अलग पार्टी देख ही रहे हो, रीजनल एस्पिरेशन को कहीं ना कहीं फुलफिल करते हैं, पॉलिसी में इनोवेशन और कॉम्पिटिटिवनेस लेके आते हैं, अलग अलग स्टेट में अपनी अपनी पॉलिसी चलाते हैं। जब जैसे आप दिल्ली में एजुकेशन मॉडल, हेल्थ केयर मॉडल लेके आ रही थी, राजस्थान में चिरंजीवी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम आया, सेंटर स्टेट के बीच जो गैप है उसको भी फुलफिल करते हैं, नेशनल पॉलिटिक्स, राष्ट्रीय राजनीति को भी प्रभावित करते हैं। यही सब है। अगला सवाल है, भारत में लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए चुनाव सुधार क्यों जरूरी है? इस संदर्भ में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की भूमिका क्या है? समीक्षा कीजिए। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स आर नेसेसरी टू स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी इन इंडिया। रिव्यू द रोल ऑफ द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इन दिस रिगार्ड। तो बताओ कि इलेक्टोरल रिफॉर्म भारत में क्यों बहुत जरूरी है फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के लिए। फिर बताओ कि वोटर पार्टिसिपेशन, मनी पावर को रिड्यूस करने के लिए, एथिकल गवर्नेंस को इंप्रूव करने के लिए बहुत आवश्यक है। या दूसरा, एक लाइन का इंट्रो लिख दो कि एमसीसी इज अ सेट ऑफ गाइडलाइन इशूड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू इंश्योर अ लेवल प्लेइंग फील्ड ड्यूरिंग इलेक्शन। दोनों में से जो भी आपको ठीक लगे। तो क्या होगा रिफॉर्म से, इलेक्टोरल रिफॉर्म से क्या फायदा होगा? मनी और मसल पावर कम होगा। एडीआर कहता है कि 2019 लोकसभा चुनाव में 40% से अधिक सांसदों पर आपराधिक मामले थे। स्ट्रेंथनिंग, अब ये पॉलिटिकल पार्टीज कहती हैं कि ये वेंडेटा के तहत किया जाता है। अरे भाई, कितना वेंडेटा से, जो हीनस क्राइम है उसमें क्या वेंडेटा? स्ट्रेंथनिंग वोटर पार्टिसिपेशन बढ़ता है, इससे इलेक्टोरल रिफॉर्म होगा, उनको लगेगा नहीं यार चुनाव फेयर एंड फ्री है और हमें भी वोट देना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी पॉलिटिकल फंडिंग को लेकर के आती है, पता ही आपको, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था एडीआर के केस में, इलेक्टोरल बॉन्ड को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था। पेड न्यूज वगैरह रुकता है, सोशल मीडिया मैनिपुलेशन भी रुकता है इससे। ईवीएम की कंट्रोवर्सी ही रुकेगी, इलेक्टोरल रिफॉर्म हो जाएगा कि भाई सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, वीवीपैट वगैरह मैंडेटरी कर दिया जाए हर जगह। रोल ऑफ एमसीसी, एमसीसी का क्या रोल है लोकतंत्र को मजबूत करने में? एमसीसी लागू होता है तो कोई बदमाशी नहीं कर पाता है, उस समय कुछ भी हेट स्पीच नहीं दे पाता है, तो फ्री और फेयर इलेक्शन हो पाता है। ठीक है। दूसरा, प्रमोट्स एथिकल कैंपेनिंग, कि आपको शराब नहीं बांटना, पैसा नहीं बांटना, कास्ट रिलीजन के आधार पर प्रचार नहीं करना, तो एथिकल थोड़ा कैंपेन होता है। स्पेंडिंग को लेकर के, घूस देने को लेकर के भी इससे रुकावट आती है। सोशल मीडिया का मिसयूज और पेड न्यूज वगैरह जैसे मामले भी इससे रुकते हैं। ठीक, लॉ एंड ऑर्डर भी बना रहता है, डरते हैं जो भी कैंडिडेट हैं इसकी वजह से। तो स्टेट फंडिंग एक ऑप्शन हो सकता है इलेक्टोरल रिफॉर्म के लिए। इलेक्टोरल रिफॉर्म पे काफ़ी हमने डिस्कस किया था, काफ़ी बात की थी, आप कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर में यहाँ इतना नहीं कर सकते। उसमें दिनेश गोस्वामी कमेटी की और बात किया था कि भाई स्टेट फंडिंग क्यों नहीं ज़रूरत है, क्यों ज़रूरी है, उस सब पे बात किया है। लेकिन फिलहाल के लिए इलेक्टोरल फंडिंग में स्टेट फंडिंग या पार्शियल स्टेट फंडिंग एक ऑप्शन हो सकता है, वो भी एक रिफॉर्म है। फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट भी एक रिफॉर्म है। लॉ कमीशन की 255वीं रिपोर्ट को भी हम लागू कर सकते हैं। साइमल्टेनियस वन नेशन वन इलेक्शन के कॉन्सेप्ट को भी ला सकते हैं। ये सब पेंडिंग रिफॉर्म्स है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, उम्मीद है आपके लिए उपयोगी साबित होगा। शुभ रात्रि।